नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। द सक्सेसफुल वरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही है कि कोई भी ऐसा जो सक्सेसफुल योद्धा है ना, जो वरियर है, वो आम एवरेज मैन ही है, आप ही में से एक है। बस उसमें यहाँ पर खास बात क्या है कि उसका फोकस जो है ना वो लेजर की तरह है, जहां पर फोकस डाला वहां पर फोकस रहता है, उधर ही काम करता है और पूरी जी जान लगा देता है। जो भी उसको काम दिया जाए, एक एवरेज मैन, ओके, वही कोई आम इंसान है जिसने अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटीज को डेवलप किया है कि उसको कोई भी काम दिया जाए, वो उसको पूरे लगन से करता है, पूरे फोकस से करता है और उसी का या उसको ना बाद में फल मिलता है, ओके। और उसी में वो पूरा का पूरा विलीन हो जाता है, तो तभी जो है वो आगे बढ़ पाता है। जब तक हम वो अपने काम में पूरी तरीके से विलीन नहीं हो पाएंगे ना, मगन नहीं हो पाएंगे, तब तक जो है ना हमें भी आनंद नहीं आएगा और हम भी जो है ना, जो हमारा गोल है वो भी अचीव नहीं हो पाएगा। सक्सेस जो हमारी सक्सेस जो हमें चाहिए वो भी अचीव नहीं हो पाएगी। तो ब्रूस ली के द्वारा ये कोट लिखा गया है। तो ये ब्रूस ली जो थे मार्शल आर्ट के काफी बड़े यहाँ पर चैंपियन थे अपने जमाने में। तो काफी हॉलीवुड की फिल्म भी वगैरह भी इन्होंने की थी। तो इनकी आप वीडियो क्लिप्स भी देख सकते हो। तो मतलब काफी अच्छे तरीके से इन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ था। ओके। तो जो भी अच्छी बातें सुबह सुबह हमें अगर सीखने को मिले तो उसको जिंदगी में उतारो और आगे बढ़ो। तो चलिए थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर डेली एडिशन। हम रोज डिस्कस करते हैं इस न्यूज़पेपर का। शुरुआत कोर्ट से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, उसके बाद फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं सबको हम डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। सेकंड लास्ट में शीशे के सामने 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं जिनकी कि आपने प्रैक्टिस करनी होती है शीशे के सामने जाकर, और लास्ट में एक इकोनॉमी का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले लेक्चर को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, तो वहां पर आप जा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो है आपको पीडीएफ जो है डेली बेसिस पे आपको मिलता रहेगा। और इसके अलावा जिन बच्चों को नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद भी जो है नोटिफिकेशन नहीं आता है वीडियो का, तो वो इस जीआईएफ को देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर मैंने बार टैब को जो इकोनॉमिक्स वाला टैब है उसको क्लिक किया तो ये वाला पेज खुलेगा, ओके। तो इस पेज में से आगे यहाँ पर वीडियोस वाला पेज होगा, ओके। तो वहां पर आपने जाना है और जो है जो जिसमें जो लेटेस्ट वीडियो होगी ना इसमें, तो उसी लेटेस्ट वीडियो को आप डेट पढ़ सकते हो कि कौन सी डेट है, डेट के साथ डेट मैच करना। तो वो लेटेस्ट वीडियो होगी, तो 8:30 तक जो है ना, अभी इसका टाइम जो है ना हमने निर्धारित किया कि 8:30 तक जो है वो वीडियो आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। और फर्स्ट आर्टिकल में बात कर रहे हैं माइनिंग एक्वायर्स एन एमरल्ड शीन, डिस्प्लेसिंग हाइड्रोकार्बन्स कैन रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स। तो बेसिकली जो हमारा माइनिंग का क्षेत्र है ना भारत में, तो चाहे वो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स हो, चाहे कोल हो, चाहे हम यहाँ पर डायमंड्स निकाल रहे हैं, चाहे गोल्ड कर रहे हैं, मतलब किसी भी एरिया में यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्प्लेस करते हैं ना, तो उससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो कम हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली ओवरऑल पूरे सिनेरियो में बात की गई है। जो यहाँ पर हम खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, उसके बारे में कैसी टेक्निक्स यूज करते हैं उसके बारे में, ओके। और कैसे इसको सही कर सकते हैं तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं, ओके। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात करें कि अभी इकोनॉमिक टाइम्स का लाइव सीईओ ब्रेकफास्ट सीरीज हुआ हाल ही में, जिसमें अलग-अलग यहाँ पर कंपनीज के सीईओ शामिल थे। तो वहां पर चर्चाएं की गई किनके ऊपर, माइनिंग और मेटल्स वाला जो क्षेत्र है उसके ऊपर, कि मतलब इस क्षेत्र में जो हमारी इकोनॉमी है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो चर्चाएं हुई तो उसमें यही बात पता चली है कि यहाँ पर एज ओल्ड टेक्निक्स जो है अभी भी वहां पर इस्तेमाल उनका किया जा रहा है। जो जितने भी वर्क प्रैक्टिसेस, जिस तरीके से भी यहाँ पर काम करने का ढंग है वो भी अभी बहुत पुराना है, ओके। और तीसरी बात कर रहे हैं जो कार्बन एमिशंस है, मतलब इनकी भी तादाद जो है ना बढ़ती जा रही है, जो भी हम माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, खासतौर पे अगर मेटल्स और माइनिंग के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो, ओके। तो कार्बन एमिशंस के काफी ज्यादा चांसेस निकल रहे हैं। तो भारत सरकार भी ये चाह रही है कि 2050 तक जो है हम यहाँ पर नेट जीरो एमिशन पैदा करें। नेट जीरो एमिशन कहने का मतलब कि कोई भी कार्बन कंटेंट, कोई भी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना वो हम यहाँ पर एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस ना करें, ता जो कि हमारा वातावरण जो है वो सही रहे, ओके। तो वातावरण सही रहेगा तभी हमारी हेल्थ सही रहेगी। तो इसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है आगे कि जो यहाँ पर बात अभी पता चली है, तो उसमें ये नई बातें हमें पता चली है कि जो अभी नई हाइड्रोजन इकोनॉमी का जो हम यहाँ पर फॉर्मूला अपनाकर चलने वाले हैं,
तो इसमें अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मतलब कि शुरुआती दौर में जो है इसका हिस्सा बन सकती हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी का। ओके, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी देखो इसमें बेसिकली सरकार क्या चाह रही है, देखो हमारे पास कोल के जगह, कोल की अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो कोल के भंडार तो बहुत ज्यादा है हमारे पास। ओके, दूसरा जो दुनिया का सबसे बड़ा कोल बेल्ट हमारे पास है, भारत भारत के पास है, चाइना पहले नंबर पर है। और चाइना अच्छी खासे तौर पर जो है अपना जो कोल है उसको एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन हमारा जो कोल है वो थोड़ा लो क्वालिटी का कोल है। ओके, तो उसमें एमिशंस काफी ज्यादा निकलती हैं। और इसी के चलते क्या होता है कि हमें हर साल जो है ना तकरीबन तकरीबन 1 लाख करोड़ का हमें कोल जो है वो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। जो हमारे यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स चल रहे हैं, ओके, तो थर्मल पावर प्लांट्स में भी जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, तो वहां पर अच्छी क्वालिटी का कोल ही वहां पर यूज करना होगा। अगर खराब क्वालिटी का करते हैं तो रिजल्ट भी बहुत कम निकलेगा। ओके, और दूसरा एमिशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो एमिशंस को तो पहले से हम यहाँ पर कंट्रोल करके जो हमारा पहला ही टारगेट ये है। तो इसमें ऐसा है कि भारत सरकार चाह रही है कि हम एक्सप्लोर करें अपने कोल को, लेकिन उसको कन्वर्ट करें कोल गैसिफिकेशन में। ओके, तो कोल गैसिफिकेशन भी एक टेक्निक है जिसमें अगर उसका हम गैसिफाइड कर देते हैं कोल को, तो जितनी भी प्योर क्वालिटी जो भी निचोड़ निकलेगा ना, तो उसको हम आगे यूज कर सकते हैं उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो एक यहाँ पर पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है जो कि नेपाल के साथ हम कनेक्ट करेंगे, भारत और नेपाल के साथ कनेक्ट होगी, जहां पर जो है कोल जो कोल गैस होगी ना वो हम ट्रांसफर करेंगे नेपाल को। तो इस तरीके के जो है फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं भारत सरकार के। ओके, लेकिन आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सेकंड पैराग्राफ है तो वहां पर बात कर रहे हैं कि जो इनोवेशन है ना माइनिंग में, तो यहाँ पर वो भी बहुत जरूरी है। तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कन्फाइंड नहीं है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फ्यूल्स के साथ। ओके, इसका यहाँ पर और भी फायदा निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बात करें कि अगर एडवांस एनालिटिक्स हम यूज करते हैं, ऑटोमेटेड माइनिंग प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, ओके, रोबोटिक्स अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जैसे रोबोटिक्स आर्म की आपने यहाँ पर पिक्चर देखी होगी, खासतौर पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं। ओके, तो वहां पर क्या 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 करते हैं कि रोबोटिक्स आर्म्स का प्रयोग होता है। तो रोबोटिक्स आर्म्स क्या करती है कि जहां पर भी कुछ ऐसा एरिया है जहां पर आम इंसान अगर काम करे तो उसको यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इशू हो सकता है, तो वहां पर रोबोटिक्स आर्म्स को लगाया जाता है। रोबोटिक्स और जो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं वो लगाई जाती हैं, ता जो कि जितना भी सपोज करो हाई टेम्परेचर यहाँ पर कोई काम है, मतलब तापमान जो है 500 डिग्री 600 डिग्री जहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, रेड हॉट जो है आयरन हो रहा है, तो वहां पर काम करना बहुत टफ होता है। और जब भी आयरन रेड हॉट हो जाता है तो उससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं। ओके, तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो उस समय यहाँ पर जो है टेक्निक्स को हम आईफाई कर सकते हैं। ऑटोमेटेड माइनिंग प्लेटफॉर्म्स भी हम जो है यहाँ पर बना सकते हैं। तो सेम टेक्निक्स हम माइनिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी हम जो है लगा सकते हैं। तो रोबोटिक्स हो गया, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक अर्थ मूवर्स हो गए। ओके, इसके अलावा और जो यहाँ पर व्हीकल्स यूज कर रहे हैं तो उनको भी हम यहाँ पर मॉडिफाई करके जो मॉडिफाइड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आ रही है हम उसको यूज करें। तो यहाँ पर ये सब चीजें क्या होगी, जो इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री है ना, तो उसका भी दायरा बढ़ा देंगी। ओके, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फ्यूल्स तक ही हम सीमित नहीं रहेंगे कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ना है। जो हमारी माइनिंग इंडस्ट्री है उसका भी दायरा बढ़ जाएगा अगर अच्छी खासी तरीके से एडवांस टेक्निक हम अपनाकर चलेंगे तो। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है, अगर हम बात करें स्टील और सीमेंट के क्षेत्र में, तो यहाँ पर ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर हाई कार्बन एमिशन इंटेंसिटी जो है निकल कर आती है। ओके, मतलब काफी जो है एनवायरनमेंट का नुकसान देखने को मिलता है। और इसके चलते आगे यहाँ पर बात करें कि जो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे जेएसपीएल की अगर हम बात करें, तो जेएसपीएल यहाँ पर ये बहुत काफी बड़ी कंपनी है जिसका नाम है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। ओके, स्टील और पावर के मामले में यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर जो योगदान इस कंपनी का भी है। तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि और ऑलरेडी टेकिंग द कोल गैसिफिकेशन रूट। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर कोल गैसिफिकेशन रूट ऑलरेडी जो है इसको अपना लिया है। ओके, तो मतलब कि अगर कोल को भी हम यूज करते हैं, कोल गैसिफिकेशन करते हैं, तो आगे आने वाले समय में उसको किसी और पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कोल गैसिफिकेशन रूट अपना रहे हैं किसके लिए, स्टील बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर स्टील बनाने के लिए जो यहाँ पर कोल गैसिफिकेशन रूट को यूज करेंगे, और जो प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जाता है स्टील बनाने के लिए, तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन प्रोसेस। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं डीआरआई प्रोसेस। ओके, तो डीआरआई प्रोसेस क्या होता है अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन प्रोसेस, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस प्रोसेस में किया क्या जाता है, जब भी आयरन ओर निकाली जाती है ना, जब भी हम खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो वो होता क्या, उसमें उसमें से बहुत सारे यहाँ पर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं आयरन ओर में जिनकी जरूरत नहीं होती। ओके, तो उसकी यहाँ पर इम्प्योरीफाई फॉर्म होती है, तो उसको हमने प्योरीफाई करना होता है, सही ढंग से उसका यूज करना होता है। जिसके तहत हम क्या करते हैं, जो आयरन ओर्स होती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर डालते हैं इस प्रोसेस में, डीआरआई प्रोसेस में। तो वहां पर कोई भी हम जो है रिड्यूसिंग एजेंट जो है यूज कर सकते हैं। वहां पर कोल को यूज कर सकते हैं या फिर कोल गैस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोल गैसिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि
अच्छी प्योरिटी वाली जो गैस होती है, ठीक है, उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हम उस आयरन ओर को कन्वर्ट करते हैं स्पॉन्ज आयरन में। ओके, तो स्पॉन्ज आयरन जो है इसके जैसे दिखता है, जो पूरी सफाई वगैरह हो जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसकी लुक आती है। ओके, तो उसको फिर स्पॉन्ज आयरन में यहाँ पर जो है कन्वर्ट किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करके, कोल यहाँ पर कोल गैस को यूज करके। और बाद में क्या होता है कि उसी स्पॉन्ज आयरन को जो हमें डीआरआई प्रोसेस से मिला होता है, उसी को बाद में उसमें अलॉयस मिक्स करके हम उसको जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका स्टील बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्रूड स्टील जो है स्टार्टिंग में बनती है इससे। और दूसरी और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आयरन और हम स्पॉन्ज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको अगर दोबारा से अगर हम डालते हैं, अगर अगर ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस को भी अगर हम यूज करते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, यहाँ पर भी जो यहाँ पर कच्चा लोहा होता है ना, उसको यहाँ पर ढाला जाता है, उसको पिघलाकर उसको एक शेप दी जाती है। ओके, जैसे ये पिग आयरन बने हुए ना, ये आप देखो सेम जैसी शेप है सबकी, तो ये सेम जैसी शेप जो है इसके बकायदा जो है ना, यहाँ पर इनकी कास्टिंग होती है। ओके, तो इनका यहाँ पर ढांचा तैयार किया जाता है, सांचा तैयार किया जाता है, जिसमें जो है अलग अलग यहाँ पर मेल्टिंग जो आयरन और होती है उसको डाल डाल के इस तरीके से पिग आयरन बनता है। ओके, तो पिग आयरन भी जो है ना, फिर बाद में इसको जो इंडस्ट्रीज है, तो उनको यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है कि आप इससे स्टील बना सकते हो इसमें अलॉय मिक्स करके। ओके, तो जो भी आप यहाँ पर इसका यूज करना चाहें आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ लेथ मशीन्स की बात करूँ, तो वहां पर बेसिकली जो जितना भी उसका बेड बना होता है वो सिंपल आयरन का ही होता है, तो वहां पर इसी को ढालकर आगे जो है यहाँ पर उसके बेड बनाए जाते हैं लेथ मशीन्स के। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इस यहाँ पर डीआरए प्रोसेस का यही होता है कि ऑक्सीजन कंटेंट को यहाँ पर ड्राइव ऑफ करना, रिमूव करना। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो साइड और कंसंट्रेट्स हैं, पैलेट्स हैं, मिल स्केल है, फर्नेस डस्ट है, इन सब चीजों को दूर करना। ओके, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है ना, हमें यहाँ पर मेटालिक आयरन चाहिए। हम यहाँ पर इस प्रोसेस में मेल्ट नहीं करते हैं इसको। ओके, तो ये कुछ बातें हैं डीआरआई प्रोसेस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भारत में हमारे यहाँ 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। तो वो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? शुरुआत करें कोल से, उसके बाद क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन आठों के आठों कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में से सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, मतलब सबसे ज्यादा शेयर किसका है। ओके, तो किसका है, थोड़ा इसमें देखिए, सिनेरियो देखिए और मुझे आंसर दीजिए। और इसी के चलते यहाँ पर आगे बात की जा रही है कि अभी का जो भारत सरकार का टारगेट है ना, तो वो टारगेट यही है कि कोल से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है, और आने वाले 2 सालों में यहाँ पर जो है ना, उसी हाइड्रोजन से यहाँ पर जो डीआरआई प्लांट्स हैं उनको ऑपरेट करना है। तो कोल गैसिफिकेशन से जितने की भी यहाँ पर जो गैस हमारे पास आएगी, हाइड्रोजन गैस अगर आएगी, तो उसको हम यूज करेंगे डीआरआई प्लांट्स को ऑपरेट करने के तहत। और यहाँ पर जो आयरन ऑर्स हैं उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से कन्वर्ट करेंगे स्पॉन्ज आयरन में। और इसके अलावा बात करें कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन की अगर बात करें, तो इसकी यहाँ पर मात्रा काफी बड़े पैमाने पर है। तो यहाँ पर एक हाई एनर्जी कंटेंट है बाय वेट एंड यूजिंग रीनेबल एनर्जी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ओके, तो हम यहाँ पर रीनेबल एनर्जी जो है ना उसको यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका आने वाले समय में एज ए फ्यूल जो है ना, बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर जो है यूज किया जा सकता है हाइड्रोजन का। तो भारत सरकार इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी फोकस कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन उसको एज ए फ्यूल जो है ना बनाकर जो है, जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं, तो एक और तो ईवी व्हीकल्स का फंडा लेकर चल रहे हैं, दूसरी ओर हम ग्रीन हाइड्रोजन वाला फंडा भी लेकर चल रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन में भी हम जो है चाह रहे हैं कि इस हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करके हम अपनी गाड़ियां वगैरह वो चलाएं। ओके, तो इसका भी एक जो है फ्यूचर देखा जा रहा है। और दूसरी ओर जो ईवी व्हीकल्स है उनका भी एक फ्यूचर देखा जा रहा है। और इसी के चलते आगे बात करें कि हम जब अगर इनका इस्तेमाल करेंगे, तो जो हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ पर जो स्थिति है, जो भी हम जब माइनिंग करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स बड़े पैमाने पर निकलते हैं, तो इनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से जो जितने भी तरीके के कार्बन एमिशंस होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के चलते, तो यहाँ पर उनको कट कर सकते हैं। इकोनॉमी के ऊपर एक जो बर्डन है वो कम हो सकता है, साथ ही साथ जो हमारा ऑयल इम्पोर्ट बिल है, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो सकता है आने वाले समय में। ओके, तो जितना ज्यादा तेल हम बाहर से मंगवाते हैं, तो उसका ज्यादातर कंजप्शन तो हमारे व्हीकल्स के ऊपर ही होता है। तो वो भी जरूरी है, उसके बगैर जो है हमारी इकोनॉमी चल भी नहीं सकती। और इसके अलावा वो तेल और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ओके, तो माइनिंग प्रोसेसेस में भी वो जो है तेल को यूज करते हैं। ओके, हालांकि वो क्रूड ऑयल आता है बाद में, इंडिया की रिफाइनरीज में जाता है, रिफाइनरीज में से रिफाइन होने के बाद आगे हम यूज करते हैं अलग अलग अदारों में उसका। तो इम्पोर्ट बिल हमारा कम हो सकता है, अगर खुद की जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर थोड़ी टेक्नोलॉजी लगाकर अच्छे से उसको अगर प्रोग्रेस के ऊपर आगे जो हम लेकर जाए तो। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें जो टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील ने भी अभी क्या किया हुआ है कि उन्होंने अपनी स्टील प्लांट्स के ऊपर जो वो इम्पोर्ट करते थे कोकिंग कोल, उसकी उसमें थोड़ी बहुत रिडक्शन की है। ओके,
तो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक सोर्सिंग है ना उसके उसके तहत यहाँ पर जो है वो डिमांड को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, और डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं उनसे यहाँ पर जो है कोकिंग कोल जो है यहाँ पर इम्पोर्ट करें। तो कोकिंग कोल की बहुत यहाँ ये बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हो, स्टील की जितनी स्ट्रेंथ होती है तो कोकिंग कोल के ऊपर काफी डिपेंडेंस होती है। तो देखो कोकिंग कोल जो होता है ना, ये भी कोल का ही एक अंश होता है, लेकिन जो भारत का यहाँ पर कोल है ना, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। ओके, तो वहां पर जो कोकिंग कोल का कंटेंट होता है बहुत कम होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर वो थोड़ा सही नहीं रहता, तो इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से। तो अभी चाह रहे हैं कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी हैं कि हम जो है डोमेस्टिक लेवल पर इसको यूज करें, अच्छी प्रोडक्शन निकालें कोकिंग कोल की भी। हालांकि ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आगे यहाँ पर बात करें कि जो यहाँ पर बेनिफिकेशन है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे कि किस तरीके से बेनिफिट बेनिफिट जो है वो उठाया जाए इस यहाँ पर सिनेरियो का कोकिंग कोल का। और साथ ही साथ जो यहाँ पर लॉजिस्टिकल एफिशिएंसीज है, ओके, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस करने हैं, उसको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्टील आउटपुट की पर एनम, जो नेशनली जो यहाँ पर आउटपुट निकलती है स्टील की, वो यहाँ पर 20% उसमें राइज देखने को मिला है। तो यहाँ पर 120 मिलियन टन जो है ये हो चुकी है सालाना, हम इतनी स्टील की प्रोडक्शन करते हैं। और आखिर में जो बात की जा रही है आर्टिकल के, कि आपने जो टैक्सेशन रखी हुई है, इसके अलावा जो आपने लाइफ्स लगाए, मतलब कि ये भी एक तरह के टैक्स होते हैं, फीसेस वगैरह होती हैं जो आपने लगाई हुई है, इसके अलावा जो रॉयल्टी आप लेते हो माइनिंग के ऊपर, तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा रैशनलाइज करो, इसमें थोड़ी क्लैरिटी रखो। ओके, मतलब कि ज्यादा ना हो, अगर आप टैक्सेशन भी कर रहे हो, अगर आप रॉयल्टी भी ले रहे हो, तो अगर आप कोई फीस भी लगा रहे हो तो इतनी ज्यादा ना हो कि मतलब कि जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है ना उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाए। इस तरीके से आप जो है उसको मैनेज करो। ओके, तो रॉयल्टी जो है ना हमेशा यहाँ पर सरकार लेती है जब भी वो माइनिंग का यहाँ पर ठेका देती है किसी को भी। ये जो एरिया है यहाँ पर आप माइनिंग करोगे तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसका यहाँ पर 2% या 3% जो है अपने सरकार को रेवेन्यू देना है, उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। ओके, तो इसके आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें चाहिए कि जो यहाँ पर धुंधलापन है ना, जो यहाँ पर अभी प्रपोज किया गया है 46,000 करोड़ का डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड। ओके, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड के तहत आप 46,000 करोड़ रुपया अभी दे रहे हो, तो इसमें जो भी यहाँ पर धुंधलापन है कि अभी ये एलोकेशंस कब आएंगी, कहाँ कहाँ पर आएंगी और कितना यहाँ पर एक्चुअल में अमाउंट आएगा, इसमें इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्लैरिटी जल्द से जल्द आप दे दीजिए। ओके, ताकि जो कि पता चले कि आगे वाला सिनेरियो क्या होगा। तो यहाँ पर इस फंड का फायदा क्या होगा, इस फंड को आगे यहाँ पर यूज किया जाएगा जहां जहां पर भी माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, तो उन माइनिंग एक्टिविटीज के चलते जो भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो आसपास लोग रह रहे होते हैं तो उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, अगर माइनिंग एक्टिविटीज से उनको यहाँ पर खराब पानी अवेलेबल हो रहा है, तो इन सभी यहाँ पर समस्याओं का हल करना है, इनका सोल्यूशन देना है। जो आसपास के जो किसी भी माइनिंग के आसपास के जो लोग रह रहे हैं वहां पर, जो आबादी वहां पर रह रही है, तो इसके तहत यहाँ पर जो ये फंड अलग से बनाया गया है। ओके, तो इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आप यहाँ बैन लगाए हुए हैं ना, जैसे बहुत सारी यहाँ पर माइनिंग और ऐसी हैं भारत में जिसके ऊपर भारत सरकार बैन लगा के जिसने रखा हुआ है कि अभी काम यहाँ पर नहीं करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, जहाँ पर गोवन आयरन और यहाँ पर एक यहाँ पर इंडस्ट्री माइनिंग है जो कि गोवा में पड़ती है। तो इसके ऊपर अभी पिछले 3 सालों से यहाँ पर बैन लगा हुआ है, पिछले 3 सालों से यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो रही। ओके, तो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि काम जो है वो मुहैया करवाया जाए लोगों को, जो माइनर्स है उनको, ता जो कि वो भी अपनी रोजी रोटी चला सके। लेकिन पिछले 3 सालों से वो काम उधर बंद रखा हुआ है। और इसके अलावा आखिर में बात करें कि जुडिशियल को भी हमारी जो जुडिशरी है उसको भी हम यहाँ पर धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी अपने जो पाँव पीछे खींच लिए हैं, कि यहाँ पर जिस तरीके से उनको मदद करनी चाहिए थी कि यहाँ पर एक्सटेंशन रोक देते, बैन रोक देते, वहां पर शुरुआत करते दोबारा से माइनिंग एक्टिविटीज की, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी यहाँ पर उसको ऑब्स्टेकल एक तरह से यहाँ पर खड़ा हो गया। तो यहाँ पर रोक लगा दी कि अभी जो है अभी किसी तरीके से वहां पर जो काम है वो शुरू नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके के कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जो यहाँ पर जो माइनिंग इंडस्ट्री है ना वो फेस कर रही है। तो चलिए अभी सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो सेकंड आर्टिकल में बात कर रहे हैं विड्रॉ दिस वैल्यूएशन डायरेक्टिव। तो यहाँ पर किसको ये बात कही जा रही है विड्रॉ विड्रॉ करने की, तो ये बात कही जा रही है ऑथर की तरफ से, जो हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसको। तो कल ही जब हमने इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज एनालिसिस किया था तो उसमें मैंने डिस्कशन की थी कि यहाँ पर सेबी के द्वारा जो है एक नया डायरेक्टिव जो है, नया रूल जो है लाया गया है म्यूचुअल फंड के यहाँ पर दायरे में, जिसके तहत यहाँ पर काफी कुछ जो है यहाँ पर चेंज होने को यहाँ पर जो है उसकी संभावना जो है वो नजर आ रही है। तो उसी के चलते यहाँ पर आर्टिकल है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारा जो सेबी है तो उसने अभी डायरेक्टिव दिया कि जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू है, ठीक है, तो उसके उसमें जो भी आपके परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं ना, तो यहाँ पर उसमें और जो है नए करेक्टरिस्टिक जो है, नए गुण जो उसमें डाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि उनको आप
रिडीम कर सकते हैं 100 सालों में। ओके, मतलब कि वैसे अगर हम बात करें परपेचुअल बॉन्ड्स की, तो परपेचुअल बॉन्ड्स का मतलब होता है ऐसे बॉन्ड्स की जिनकी कोई भी मेच्योरिटी डेट नहीं है। ओके, तो मेच्योरिटी डेट क्या होती है? मेच्योरिटी डेट का मतलब है कि अगर आपने किसी कहीं पर भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किए तो आपने इन्वेस्ट किया, या फिर वाया म्यूचुअल फंड आपने इन्वेस्ट किया है, तो अगर कोई मेच्योरिटी डेट है, तो मेच्योरिटी डेट का मतलब होगा कि कोई एक डेट होगी जब जब उस डेट को जितने भी यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट पेमेंट होगी, जितनी भी यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ओके, जो भी आपने इन्वेस्ट की थी वो आपको वापस मिल जाएगी। और उस डेट के आगे से यहाँ पर ना कंपनी का मतलब कोई भी एग्रीमेंट नहीं रह जाएगा जिसने भी यहाँ पर बॉन्ड खरीदा था उसके साथ। ओके, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं मेच्योरिटी डेट। और अगर हम बात करें परपेचुअल बॉन्ड्स के मायने में, तो यहाँ पर इसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती है, लेकिन सेबी के द्वारा एक नया डायरेक्टिव डाला गया तो उसको यहाँ पर 100 ईयर्स तक का यहाँ पर जो है इस मेजोरिटी डेट जो है डाली गई है। ओके, तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि ये जो है ना ये डिसरप्टिव है। ओके, तो इसको यहाँ पर ये जो डायरेक्टिव है इसको जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए सेबी के द्वारा। ओके, सेबी को इसको हटा देना चाहिए। तो अभी के लिए यहाँ पर बात करेंगे जो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी बॉन्ड मेच्योरिटी की आने वाले यहाँ पर 100 सालों के अगर दायरे की अगर हम बात करें, तो अभी क्या होगा, इससे जो यहाँ पर उसका कुछ फ्रैक्शन होगा ना वैल्यू का, जो बॉन्ड्स की जो वैल्यू होगी, तो उसमें जो है गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो ऐसी यहाँ पर असम्पशन जो है वो लगाई जा रही है। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड जो यहाँ पर काम करते हैं वो काम करते हैं कॉल एंड पुट ऑप्शंस के तहत। ओके, तो कॉल एंड पुट ऑप्शंस क्या होती हैं? सो कॉल एंड पुट ऑप्शंस का यहाँ पर मतलब होता है कि जैसे कोई एक कॉम्पोनेंट, कोई एक प्रोडक्ट जो है ना उसका यहाँ पर प्राइस मूवमेंट हो रहा है। प्राइस मूवमेंट कहने का मतलब जहाँ तो प्राइस बढ़ रहा है और जहाँ तो प्राइस उसका कम हो रहा है। तो वो जो एक कमोडिटी है ना, एक प्रोडक्ट है, जो वो दूसरे वाले प्रोडक्ट को भी देखेगा जो उसकी कैटेगरी में काम कर रहा है। ओके, जिस तरीके से दूसरे वाले में वेरिएशन आ रहा होगा उसी तरीके से पहली वाले में वेरिएशन होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस सिनेरियो को हम कह के चलते हैं कॉल एंड पुट ऑप्शंस। ओके, कि एक जैसे एक मार्केट थी, एक गाड़ी आई, एक गाड़ी की यहाँ पर प्राइस ज्यादा थी। ओके, दूसरी वाले ने देखा कि हाँ इसका प्राइस ज्यादा है तो बिक रही है, तो दूसरे वाले ने अपना प्राइस बढ़ा दिया। तो इस तरीके से अपना जो कॉल एंड पुट ऑप्शंस के तहत यहाँ पर बॉन्ड का सिनेरियो काम करता है। तो यहाँ पर बात करें कि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड जो इश्यूअर हो, मतलब जो बॉन्ड को इशू करे, तो यहाँ पर वो कॉल ऑप्शन जो है वो मानकर जो है उसको अपनाकर आगे बढ़ सकता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सेबी डायरेक्टिव है, जो सेबी का यहाँ पर जो फरमान है, आने वाले समय में जो म्यूचुअल फंड्स होंगे तो यहाँ पर उसको फोर्स कर देगा कि उसमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा एक बार अगर ये 1 अप्रैल से जब लागू हो गया तो। ओके, तो अभी 1 अप्रैल 2021 से हमारा जो है नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा और तभी से ये नया डायरेक्टिव जो है सेबी का लागू होगा। तो इसके तहत बात की जा रही है कि इन्वेस्टर जो है, ठीक है, तो वो भी अपने अपने जो यूनिट्स हैं उसको यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं जहां जहां पर उन्होंने स्टॉक वगैरह खरीदे हैं। दूसरा, जो फंड अगर उन्होंने कहीं पर खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो उसको छोड़ सकते हैं। ओके, और इसके अलावा क्योंकि मेच्योरिटी डेट तो अब तक कोई है नहीं, ओके, तो कभी भी वो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होंगे ना तो उनको भी वो डंप कर देंगे, छोड़ देंगे, जिसके तहत क्या होगा, एक मेजर स्लम्प जो है ना यूनिट वैल्यूज में आ जाएगा। देखो, अगर बड़े पैमाने पर कोई भी मार्केट चल रही है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि किसी जमाने में मारुति सुजुकी, जो यहाँ पर मारुति 800 थी, उसकी यहाँ पर बहुत बड़ी डिमांड थी। ओके, तो जो सेकंड हैंड कार्स की अगर मैं बात करूँ, जो मारुति जेन थी उसकी बहुत बड़ी डिमांड थी। तो डिमांड तब तक रहती है, वैल्यू तब तक रहती है किसी गाड़ी की जब तक ओवरऑल डिमांड रहे। ओके, एक एक जैसा सिनेरियो रहे। तो जब यहाँ पर धीरे धीरे लोग यहाँ पर बेचना छोड़, इंटरेस्ट ही यहाँ पर दिखाना कम कर देंगे कि हमने ये चीज लेनी नहीं है, तो वो मार्केट खत्म हो जाएगी ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड का यहाँ पर दायरा है, जब लोग यहाँ पर अपने यूनिट्स यहाँ पर छोड़ना शुरू कर देंगे, बेचना शुरू कर देंगे, कोई एक्वायरी नहीं करेगा, तो इससे जो यूनिट की वैल्यूज है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर इश्यूर होगा, जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड इशू इशू कर रहा है या बॉन्ड इशू कर रहा है, वो तो कहेगा कि बॉन्ड खरीद लो। अगर कोई खरीदने वाला आएगा ही नहीं तो वो तो फिर उसका दाम गिराते जाएगा, गिराते जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी के ऊपर ही जो ना, जो एक तरह से अगर एक और हमारी इकोनॉमी रिकवरिंग कर रही है। ओके, तो अभी 0.4% हमारा जीडीपी रेट चल रहा है, तो इस तरीके से और आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। ओके, तो एडवर्स यहाँ पर जो है डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इस तरीके से, जब ऐसा सिनेरियो फ्यूचर में आने वाले समय में बन गया। तो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन यही है जो सेबी का अभी जो है फरमान फरमान आया है, ये वाला। तो यहाँ पर जो मेच्योरिटी डेट जो अभी डाली गई है 100 ईयर्स की। और आगे जो यहाँ पर बात की जा रही है वो की जा रही है एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स के बारे में। तो एडिशनल टायर 1 जो बॉन्ड्स होते हैं ना, यहाँ पर जो बैंकिंग कैपिटल जो होता है, कोई भी एक बैंक जो इसका यहाँ पर कोर कैपिटल है वो दर्शाता है। ओके, मतलब कि एक बैंक की कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो वो यहाँ पर ये चीज दर्शाती है जितने भी यहाँ पर एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स हो किसी बैंक के पास। सो देखो, बैंकों को भी क्या होता है कि बैंकों को भी ना
अपनी जो कैपिटल होता है उसकी मतलब एडिक्वेसी कैपिटल चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा ही खत्म हो जाए। अगर पैसा ही खत्म हो जाए तो कोई भी डिपॉजिटर अपना पैसा सेविंग अकाउंट में से अगर निकलवाना चाहे तो उसको अब आप अगर आप खाली हाथ वापस भेज दो या फिर उसको कम पैसे आप उसको देकर वापस भेजो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ना बैंक की जो स्ट्रेंथ है ना वो यहाँ पर वीक हो चुकी है। तो बैंक की स्ट्रेंथ कब वीक होती है? जब उसके पास जितना यहाँ पर निर्धारित कैपिटल होना चाहिए वो उसके पास से खत्म हो जाए। ओके, तो एक इस तरीके से यहाँ पर बैंक क्या करते हैं, तो बैंक भी यहाँ पर जो है ना बॉन्ड साइन करते हैं। ओके, तो बॉन्ड से वो जो है पैसा जुटाते हैं, अपना कैपिटल जो है उसको इस तरीके से रखते हैं कि पैसा खत्म ना हो जाए उनकी जो बैंकिंग जो लिक्विडिटी होती है उस दायरे में से। तो यहाँ पर जो पैसा इशू भी यहाँ पर बैंकों को होता है, तो उस समय भी यहाँ पर वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। ओके, जिसको हम टीयर वन बॉन्ड्स बोलते हैं, बेसल थ्री नॉर्म्स के तहत। ओके, तो वहां पर भी जो है जिनकी जो उनकी कोर इक्विटी कैपिटल जो है उसमें यहाँ पर एक तरीके का बफर जो है मिलता है उनको। ओके, ता जो कि बैंक जो है दिवालिया ना हो जाए। जैसे हाल ही में यस बैंक की हालत हुई थी। ओके, यस बैंक में भी इस तरीके से यहाँ पर जो कैपिटल का यहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। और इसके अलावा बात करें जो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स हैं, तो कैटास्ट्रॉफ जो बॉन्ड्स होते हैं इनको हम कैट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ओके, तो कैट बॉन्ड्स भी इसका नाम है। तो ये भी जो है ना ये हाई यील्ड यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ये कौन सी इंडस्ट्री जो कौन सी कंपनी जो है यहाँ पर ये बॉन्ड इशू करती है, खास तौर पे जो इंश्योरेंस रजिस्ट्री होती है। ओके, जो इंश्योरेंस रजिस्ट्री होती है वही इन्हीं बॉन्ड्स को यहाँ पर इनका यूज करती है। ओके, इनका यहाँ पर एज ए डेट इंस्ट्रूमेंट बनाकर इनको मार्केट में उतारती है, फिर इन्वेस्टर जो है पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर कौन है? जो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसका थोड़ा बहुत जो रिस्क होता है ना वो भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है जो इन्वेस्टर होता है उसको। क्योंकि ये बॉन्ड्स तभी इशू किए जाते हैं जब कोई नेचुरल डिजास्टर वाला समय आए। ओके, तभी जो है इस तरीके से बॉन्ड इशू करके जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री होती है वो मार्केट से पैसा जुटाती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये कोई ना कोई यहाँ पर रास्ता रहता है जिस तरीके से हम यहाँ पर एडिशनल टायर वन बॉन्ड यूज करते हैं। ओके, कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स यूज करते हैं, ताकि जो कि मार्केट को ना जिस तरीके से सप्लाई पहुंचती रहनी चाहिए वो पहुंचती रहती है। जो यहाँ पर रिस्क रहता है उसको हम अवॉइड करते रहते धीरे धीरे तरीके से हम क्या करते हैं, इकोनॉमी को चलाते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर कैट बॉन्ड्स हैं वो एक तरीके से हाई यील्ड चंक जो है ये यहाँ पर पैदा करके देते हैं अलग अलग एसेट्स के हिसाब से, पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो ये यहाँ पर जैसे रिटायरमेंट सेविंग्स होते हैं तो उनके जैसे हमें रिटर्न नहीं मिलता है, अच्छा खासा यहाँ पर हाई यील्ड मिलता है अगर आप इन्वेस्ट करते हो कैट बॉन्ड्स में भी। अगर रिटायरमेंट सेविंग्स की बात करें तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात की जाती है कि जैसे रिटायरमेंट का पैसा जमा होता रहता है, लेकिन जब यहाँ पर रिटायरमेंट एज आनी होती है ना तो उस समय पर जाके जो आपको पैसा मिला तो उसकी वैल्यू ना वो नहीं रहती जो जिस जमाने में आपने सेविंग्स की होती है, जो वैल्यू उस समय होती है। ओके, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी ना हमेशा क्वेश्चंस उठते रहते हैं। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर कोई यहाँ पर फंड जो है ना इस तरीके से कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पर खरीद रहा है, बेच रहा है, तो यहाँ पर ये सब चीजें विश्वास करने योग्य है। ओके, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है अपने यहाँ पर पैसा जो है उसको एलोकेट कर रहा है, तो उसमें से जो छोटा छोटा जो शेयर है जो यहाँ पर जो उसको सेविंग हो रही तो उसमें यहाँ पर फायदा हो रहा है इन्वेस्टर्स को। ओके, तो यहाँ पर जो भी उसने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की है उसके तहत उसको फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ओके, तो कुछ भी गलत नहीं है अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी जिस तरीके का भी रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है तो वहां पर क्लियर मैसेज है इन्वेस्टर्स को। ओके, अगर कोई भी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई नेचुरल डिजास्टर आया है, तो अगर यहाँ पर कैट बॉन्ड्स इशू हुए तो पता है इन्वेस्टर्स को कि रिस्क है, मैं फिर भी यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर हाई यील्ड मिल रहा है इसलिए। तो यहाँ पर जो भी बात है बिल्कुल क्लियर है। ओके, ओके, अगर इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि अगर कोई भी यहाँ पर रिस्क निकल कर आ सकता है हैवी पेनल्टीज का, अगर यहाँ पर कोई ऐसा केस निकल कर आया कि अगर आप जो जो बातें आपने करनी करनी थी, जो भी एग्रीमेंट्स में बातें होनी थी, उसमें कोई चीज यहाँ पर रह गई, कोई फेलियर हो गया, आप डिस्क्लोज नहीं कर पाए, तो उस समय यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हैवी पेनल्टीज लगती है तो ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो अरेंजमेंट बना हुआ है बिल्कुल सही है। ओके, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पर जो जो बातें एग्रीमेंट में है, जो जो अरेंजमेंट में है, वो किस हिसाब से जो है इन्होंने आगे बढ़ना है, किस हिसाब से अपनी पॉलिसी खुद से जो है डिजाइन करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और आगे जो है अपनी इकोनॉमी को, अपनी मार्केट को और डेवलप करना है। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो यस बैंक है तो उसने भी यहाँ पर एडिशनल टायर वन जो बॉन्ड्स थे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया, जायज डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ पर ये बॉन्ड साइन करने चाहिए। ओके, तो इन्हीं बॉन्ड्स के तहत यहाँ पर जो भी अभी हाल ही में यहाँ पर घटना हुई थी कि पैसों की कमी हो गई थी यस बैंक में। ओके, तो जो भी यहाँ पर डिपॉजिटर जो अपना पैसा यहाँ पर निकलवाने जा रहा था, जितना अमाउंट वो मांग रहा था उससे आधा पैसा उसको देकर जो है ना वापस भेजा जा रहा था। तो बाद में एक और से तो जो हमारा एसबीआई है उसने भी 7% के आसपास इसका स्टेक खरीदा, जिसके तहत इसको 3-4 हजार 7 से 10 हजार करोड़ रुपया इसको मिला था।
और इसके अलावा यहाँ पर एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स भी इन्होंने अभी साइन किए, जिससे यहाँ पर इनको पैसा मिलेगा। तो इसको यहाँ पर जो है ना अप्रिसिएशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अच्छी चीज है यहाँ पर। तो सेबी यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से काम कर सकता है, इन्वेस्टर्स को कह सकता है कि अपनी यहाँ पर जो वैल्यू है उनके स्पेशल बॉन्ड्स की, ठीक है, जो भी उनका रिस्क निकल कर आता है तो वो उसके हिसाब से जो है ना यहाँ सतर्क रहे। ओके, तो यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर जो कही जा सकती है इन्वेस्टर्स को। लेकिन जो सेबी ने अभी जो मूव चला है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के चलते यहाँ पर जो अपना नया डायरेक्टिव लेकर आया है, ओके, मैच्योरिटी डेट के रिगार्डिंग, क्योंकि म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी डेट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को चलो तो आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मार्केट में डेंट आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे बॉन्ड मार्केट की, जहाँ पर जो स्पेशल फीचर्स निकल कर आते हैं बॉन्ड मार्केट के, तो वो सब चीजें यहाँ पर खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक तरीके की बैड न्यूज है कि ऐसे कोई भी एफर्ट्स जो आप कर रहे हो, जैसे यहाँ पर जिस तरीके से आप इनोवेशन जैसे आनी चाहिए थी ना, तो यहाँ पर वो इनोवेशन डिस्टर्ब हो रही है। ओके, तो यहाँ पर जो रिस्क है अक्रॉस सोसाइटी कैपेसिटी, ठीक है, तो वो यहाँ पर इतना रिस्क नहीं उठा सकती, मतलब इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती जिस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो बनता जा रहा है म्यूचुअल फंड की मार्केट में। तो सेबी को यहाँ पर अपनी समझदारी यहाँ पर यूज करनी चाहिए, उसको दोबारा से अपने डायरेक्टिव के ऊपर रिविजिट करना चाहिए, और ये इसको जो है ना विड्रॉ करना चाहिए, इसको यहाँ पर 1 अप्रैल से लागू नहीं करना चाहिए। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इकोनॉमीज फिस्कल ईयर 2022 मोमेंट, 5 uncertainties फॉर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। तो यहाँ पर 5 कुछ अनसर्टेनिटीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसके तहत जो है यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी यहाँ पर जो अभी ग्रोथ बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी में। तो अभी इसको कहा जा रहा है, भारत की इकोनॉमी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होगी भारत। ओके, तो यहाँ पर कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं जिनके द्वारा हाल ही में जो है डाटा दिया गया है, और उसी के चलते यहाँ पर जो है इस आर्टिकल में डिस्कशन की गई। तो काफी सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना यहाँ पर डिस्कशन में रखे गए हैं। तो काफी बढ़िया आर्टिकल है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बेस्ट न्यूज निकल कर आ रही थी कि जैसे इकोनॉमी हमारी स्लो थी। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कोविड के द्वारा यहाँ पर हिट हो गया था यहाँ पर फरवरी मार्च के महीनों भर भी। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अभी फरवरी मार्च में नए नए स्ट्रेन निकल कर आ रहे थे कोविड 19 के, और ऐसा यहाँ पर सिनेरियो बन रहा था कि शायद दोबारा से लॉकडाउन ज्यादा बड़े पैमाने पर लगने शुरू हो जाएंगे, जिसके तहत ऐसा हो सकता है कि दोबारा से हमारी जीडीपी, जो कि अभी 0.4% तक आई है माइनस से, तो अभी वो और माइनस में जा सकती है आने वाले समय में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में अपनी स्पीच दी थी, तो वहां पर फिजिकल ईयर 2020 की यहाँ पर जीडीपी प्रोजेक्शन की यहाँ पर बात की थी। ओके, तो लेकिन यहाँ पर अगर बात करें सीतारमण जी की, तो उन्होंने सिंपल कहा था कि जीडीपी ग्रोथ जो है फिजिकल ईयर 2022 में 21-22 में हमारी बढ़ने वाली है। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शंस भी आई हैं, जैसे आरबीआई ने जो प्रोजेक्शन लगाई थी कि कितनी ग्रोथ बढ़ेगी फिजिकल ईयर 2021-22 में, जो कि अभी 1 अप्रैल से शुरू होगा, फिर 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। ओके, तो ये आरबीआई की जो यहाँ पर प्रोडिक्शन थी वो थी 10.5%, मतलब इतनी यहाँ पर ग्रोथ रेट के हिसाब से जो है आगे बढ़ेंगे हम। ओके, इसके अलावा जो क्राइसिल है, तो क्राइसिल जो है वो 11% की यहाँ पर बात कर रहा। तो क्राइसिल देखो ना, क्राइसिल जो है ये भारत की ही एक रेटिंग एजेंसी है, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पर जो है रेटिंग एजेंसी है। सॉरी, जो क्राइसिल है ना, ये भारत की सबसे पहली जो है ना यहाँ पर रेटिंग एजेंसी है, जो कि रेटिंग देती है कि कैसे जो है ग्रोथ रेट हो सकता है आने वाले समय में किसी भी इकोनॉमी का, खासतौर पर अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें। इसके अलावा जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उसने 11.5% की प्रोजेक्शन दिखाई है। इसके अलावा जो ओईसीडी है, ये नेशंस का यहाँ पर जो ग्रुप है, तो यहाँ पर ये 12.6% के हिसाब से ग्रोथ रेट बता रहे हैं। और जो मोडी, तो मोडी जो है ये यूएसए की यहाँ पर रेटिंग एजेंसी है, वो 13.7% के हिसाब से जो है यहाँ पर ग्रोथ रेट बता रही है कि 21-22 में भारत जो है इस तरीके से यहाँ पर ग्रो करेगा। तो इन सभी रेटिंग एजेंसीज में से जो सबसे ज्यादा प्रोडिक्शन की गई है वो किसकी तरफ से की गई है, जो मूडीज है, जो कि यहाँ पर यूएसए की रेटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा। ओके, तो जिस तरीके से देखो इन रेटिंग एजेंसीज का ऐसे जैसे रेटिंग होगी ना, और उसी तरीके से इन्वेस्टर्स में भरोसा जागता है। इन्वेस्टर्स भी ये सोचते हैं कि अगर कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो रेटिंग पढ़ते सबसे पहले वो, जब रेटिंग पढ़ते हैं खासतौर पे जो बढ़िया यहाँ पर इंडिकेटर हो रेटिंग के, जैसे यहाँ पर मोडीज है। ओके, ये जाना माना यहाँ पर इंडिकेटर है, अच्छी खासी यहाँ पर रेटिंग इसकी होती है। तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में जो है अच्छी खासी रेटिंग जो है देखने को मिल रही है, तो फिर इन्वेस्टर्स उसी जगह पर जो है ना अच्छा अपना जो पैसा होता है उसको इन्वेस्ट करते हैं अच्छा खासा, ताकि कि उनको अच्छा खासा रिटर्न मिले आने वाले समय में। तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स को काफी फायदा रहता है इन यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज की जो प्रोजेक्शंस होती है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर जो प्रोजेक्शन 2022 की जीडीपी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाई गई थी, तो यहाँ पर वो कम है जो यहाँ पर आईएमएफ, ओईसीडी और मूडीज के द्वारा लगाई गई है। ओके,
और यहाँ पर ये बात कही जा रही है, तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जो बजट के नंबर्स हमारे पास है ना, तो वहां पर जो नॉमिनल ग्रोथ यहाँ पर जो बेस देखने को आया है वो है 15.4% के आसपास, ओके, जो हमारी नॉमिनल ग्रोथ है। तो अगर हम यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी की बात करें, नॉर्मल ग्रोथ की बात करें, तो ये हमें बताता है कि साल दर साल जो है करंट प्राइसेस के हिसाब से हमने कितना ग्रो करा है, कितने परसेंट के हिसाब से ग्रो करा है। ओके, तो अभी यहाँ पर जो 2020 के यहाँ पर बात करें, 20-21 के हिसाब से, तो यहाँ पर 15.4% है। अगर हम 2018-19 की बात करें, तो उस समय यहाँ पर जो नॉमिनल नॉमिनल ग्रोथ थी वो 74% के आसपास थी। ओके, भारत की, मतलब उसमें उस समय काफी ज्यादा थी, इकोनॉमी शटडाउन नहीं हुई थी, तो अभी तो इकोनॉमी शटडाउन हुई, तभी इसकी तरफ से इसके अकॉर्डिंग इतना जो है अभी कम जो है यहाँ पर नॉमिनल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इन्फ्लेशन, महंगाई की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर नेक्स्ट फिस्कल ईयर पे जो महंगाई होगी, वो भी यहाँ पर अज्यूम की जा रही है कि 4.5% के आसपास जो है इन्फ्लेशन रेट रहने वाला है। ओके, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट कर रही है कि जो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ है, वो भी जो है यहाँ पर 11% के आसपास जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि जो मोदी जैसी एजेंसी है ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है आशावादी नजर आ रही है हमें, हमारी भारत की यहाँ पर ग्रोथ प्रेडिक्शन के मामले में। ओके, और आगे यहाँ पर बात करें कि ग्रैब द जैब, ग्रैब दैट जैब, कहने का मतलब है अभी कह रहे हैं कि अभी रुको, अभी यहाँ पर रुको थोड़ा सा, यहाँ पर देखो बात करें कि अभी क्या हो रहा था अभी रिसेंटली। तो अभी भारत में अगर हम बात करें, जो रिसेंटली जो न्यूज निकल कर आ रही, तो काफी चिंताजनक है, जो कि है कोविड 19 के यहाँ पर संबंध रखती है न्यूज उसके मामले में। तो फरवरी मार्च में यहाँ पर हाइक देखने को मिल रही है अलग अलग केसेस में, मतलब अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से यहाँ पर केसेस में राइज देखने को मिल रहा है। तो नेशनल लेवल पर डेली न्यू केसेस जो है ना, वो अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर देखो 20,000 से ज्यादा जो है केसेस अभी हो चुके हैं। तो ज्यादा यहाँ पर जो 10,000 के आसपास जो केसेस हैं, ओके, मतलब कि रोज यहाँ पर जो नए नए केसेस निकल कर आ रहे हैं। और अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, तो दोबारा से यहाँ पर जो है वहां पर जो है बिगेस्ट स्पाइक जो है देखने को मिल रही है। तो पहले भी जब यहाँ पर कोरोना वायरस फैला था, तो ज्यादातर जितने भी यहाँ पर स्पाइक निकले थे, तो टॉप पर जो था महाराष्ट्र ही रहता था। ओके, तो अभी दोबारा से वहां पर वो चीजें होनी शुरू हो गई हैं, और वहां पर से वो री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो यहाँ पर लोकल लॉकडाउन है। ओके, तो बड़े बड़े पैमाने पर लोकल लॉकडाउन दोबारा से लगने शुरू हो गए। तो इसलिए यहाँ पर ऑथर बात करें कि जरा रुको, जो अपनी इतनी इतनी ज्यादा प्रोडक्शन अपनी जो प्रेडिक्शंस अलग अलग एजेंसीज ने लगाकर रखी है ना, तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सिनेरियो को समझो पहले। और इसके अलावा आगे बात करें कि इसके अलावा और भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे यहाँ पर दिल्ली को भी अगर हम इंक्लूड करें, तो वहां पर भी जो है केसेस में हाइक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो सोशली अनडिस्टेंस्ड फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये भी यहाँ पर रीजन हो सकता है कि पंजाब में जहाँ पर पंजाब के जो एरिया, वहां पर भी हायर इन्फेक्शन जो है, नंबर केसेस जो है निकल कर आ रहे हैं, इन्फेक्शन के केसेस ज्यादा से ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि अभी हमें यहाँ पर वेट करनी चाहिए। अभी इसके अलावा जो और भी कुछ राज्य हैं जहाँ जहाँ पर तो अभी इलेक्शन होने हैं, तो वहां पर तो देखो रैलीज वगैरह हो रही हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें, जो जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी, तो एक तो है वेस्ट बंगाल, दूसरा है तमिलनाडु। तो अभी तो उनका भी रिजल्ट आएगा कि मतलब वहां पर किस तरीके से कोरोना के नए नए केसेस निकल कर आ सकते हैं, जिस तरीके से वहां पर जो है रैलीज वगैरह हो रही है, वहां पर जब इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह हो रही है। और अभी यहाँ पर बात करें कि अभी टाइम है कि जो वैक्सीनेशन है उसको स्टेप अप करें, ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीनेशन करें एक दिन में। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, कि हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि जब वैक्सीन देनी है कि कौन यहाँ पर कितना बुजुर्ग हो चुका है, कौन यहाँ पर कितना जवान है। ओवरऑल यहाँ पर फंडा अपनाकर चल रहे हैं कि जैसे अमेरिका कर रहा है, तो अमेरिका पूरा यहाँ पर फोकस कर रहा है, 20 मिलियन जो डोजेस है ना एक दिन में दे रहा है अपने 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 लोगों को, मतलब इतने बड़े पैमाने पर वो वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहा है। तो अगर उसके पास वैक्सीन नहीं है, तो वो अलग अलग मुल्कों से अलग अलग तरीके से यहाँ पर जितने भी कंपनीज वैक्सीन बना रही है, तो लेकर वो जो है अपने जो लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि ये ना देखो कि कौन से यहाँ पर किनकी उम्र ज्यादा है, किनकी कम है, सबको यहाँ पर वैक्सीनेट करना है, तो उसके ऊपर हमने फोकस करना है। तो यहाँ पर हमारी इकोनॉमी को जरूरत है वर्किंग एज पॉपुलेशन की, कि वो आसानी से जो है मूव कर सके, आसानी से जो है ना काम अपना कारोबार जो दोबारा से संभाल सके। तो यहाँ पर 18 से 65 साल के यहाँ पर जो बीच की यहाँ पर पॉपुलेशन है, तो उसको यहाँ पर हम कहते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो मतलब काम करती है। ओके, तो जिनकी वजह बदौलत जो है इकोनॉमी आगे बढ़ती है। तो इसके अलावा जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो वो भी यहाँ पर चाह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह है, तो वो भी जो है ओपन रहे, ताकि जो कि बच्चे जो है वहां पर पढ़ने जाएं, और जो पेरेंट्स है वो काम पर जाएं। ओके, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, तो यहाँ पर उनको भी यहाँ पर शॉट हमें देना होगा, उनके ऊपर भी प्रायोरिटी रखनी है। ओके, जो स्कूली बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, कि उनको भी वैक्सीन जो है ना समय रहते उनको प्रोवाइड की जाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि डोमेस्टिक लेवल पर भी हमें अपना एक्सपेंशन जो है उसको और बढ़ाना होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर चाहिए कि अगर वो अपनी वैक्सीनेशन को यहाँ पर अप करती है, ओके, बढ़ाती है, तो यहाँ पर ना
मार्केट को मतलब इस तरीके से मार्केट को ऑपरेट करो कि यहाँ पर जो मार्केट में जो यहाँ पर प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको आप छोड़ो कि आप जो है मार्केट प्राइस पर आप खरीदो और लगाइए वैक्सीन। ओके, तो कहने का मतलब इस तरीके से ना करो करो कि मतलब कि हम जो है अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन भेज रहे हैं या सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन भेज रहे हैं, तो वहां पर अपने आप को रजिस्टर करो, तो वहां पर जाके वैक्सीन लगवाओ। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करें कि जो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मार्केट में उतारो वैक्सीन, जो जिसको जरूरत है वो जाकर लगाएगा और अपने काम पर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इन एफर्ट्स के ऊपर भी यहाँ पर कंसंट्रेट करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो जो खुद से यहाँ पर चाह रहा है कि मेरी सेहत सही रहे, वो खुद भी जाकर जो है वैक्सीन खरीद कर जो है वो लगवा सकता है। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा बात करें कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो यहाँ पर पुश कर रहे हैं रिफॉर्म्स के ऊपर, उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना इनको चांस तभी मिलेगा, जो पैसा जो रिफॉर्म से लेकर आ रहे हैं, तो इनको चांस तभी मिलेगा जब यहाँ पर उस तरीके से काम होगा इकोनॉमी में। तो ये उस तरीके से काम तभी हो पाएगा जब इकोनॉमी पूरी तरीके से फंक्शनिंग हो पाएगी। ओके, फंक्शनल हो पाएगी आने वाले समय में। तो जब तक पूरी तरीके से इकोनॉमी फंक्शनल नहीं हो पाएगी, जिस तरीके के भी आप रिफॉर्म लेकर आओ, आप जहां पर पैसा स्पेंड करो, तो वो जो है ना खराब भी जा सकता है, मतलब वो व्यर्थ भी वो पैसा जो है जा सकता है। तो हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि भारत चाह रहा है कि हम जो है ना वी शेप जो है इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें जो वी है ना भारत की इकोनॉमी में, इसको आप जो है इकोनॉमी की रिकवरी शेप के साथ साथ जो है आप मत जोड़ो, इसको आप जोड़ो जो वैक्सीनेशन स्पीड है उसके साथ। वी का मतलब है वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं ऑथर। ओके, तो जितना ही आपका वी यहाँ पर राइट होगा, कहने का मतलब जितनी आपकी वैक्सीनेशन राइट होगी, उतना ही जो है बेटर चांस जो है आपको मिलेगा। फिर आप जिस तरह के भी रिफॉर्म्स लेकर आओगे तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं आने वाले समय में, एक बार जो हमारा जो वैक्सीन है ना वो सही से अगर हो जाए तो। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि चलो मान लेते हैं कि पूरे बड़े पैमाने पर भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव हो गई। ओके, तो मतलब जल्दी से यहाँ पर जो है पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म हो गया। तो अभी जो है हमने सोचना है कि क्या क्या कौन से यहाँ पर जो है ना बड़ी बड़ी चिंताओं के पॉइंट है फिजिकल ईयर 2021-22 के लिए। तो जब भी जो 1 अप्रैल से जब 2021-22 का फिजिकल ईयर शुरू होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी हमारे सामने। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो कर रहे हैं वो है कि अगर हम बात करें रूरल कंजप्शन की, तो यहाँ पर कंजप्शन की मेन मुद्दा कंजप्शन का है कि अगर रूरल कंजप्शन की बात करें तो वो तो बिल्कुल सही चलती रहेगी, वहां पर इतना खास इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ओके, क्योंकि रूरल एरिया है, गांव देहात वाला इलाका है, वहां पर जो भी एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जिस तरीके से भी वहां पर काम होता है, तो वहां पर कंजप्शन में किसी तरीके की बाधा नहीं रहती है बड़े पैमाने पर। लेकिन जो बड़ी चिंताएं का यहाँ पर जो सामना यहाँ पर निकल कर आता है वो अर्बन कंजप्शन डिमांड में है। ओके, तो अर्बन कंजप्शन डिमांड में यहाँ पर चिंताओं की बात करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो लोग वर्किंग क्लास से निकल कर आते हैं, या फिर जो लोग यहाँ पर व्हाइट कॉलर क्लास से निकल कर आते हैं, तो वर्किंग क्लास जैसे कोई भी काम धंधा करते हैं तो फिर ही जाकर उनके हाथ में पैसा आता है, फिर जो है वो कोई चीज लेते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, या फिर खाना वगैरह परचेज करते हैं, तो इस तरीके से वो अपना घर चलाते हैं। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, तो व्हाइट कॉलर जॉब्स में जैसे कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई यहाँ पर अकाउंटेंट हो गया। ओके, तो इस तरीके की जितनी भी जॉब्स हैं, तो जॉब्स होंगी तभी तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो कंजप्शन के ऊपर यहाँ पर स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पर जो बड़ा यहाँ पर डिटर्मिनेंट है ना वो यही है। ओके, जो बड़ी दुविधा वो यही निकल कर आ रही है कि जॉब नहीं है मार्केट में। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी गुड न्यूज भी निकल कर आ रही है कि आने वाले समय में जो है डिमांड जो है जॉब्स की काफी होगी। ओके, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी तीन यहाँ पर फैक्टर्स यहाँ पर बात करें कि जो क्रूशियल रहेंगे, जो यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे जॉब के ऊपर। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, तो जो फैक्टर नंबर 1 है, तो यहाँ पर बात करें कि जो री एम्प्लॉयमेंट चांसेस है, वो लोग जिनकी नौकरियां सन 2020 में चली गई पैंडेमिक के चलते, जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया, तो क्या उनके पास री एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं। ओके, तो क्या यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में 2021 में आने वाले समय में जब कंटिन्यू करेंगे फिर भी वो जो है उनके पास जॉब ना हो। ओके, तो इससे यहाँ पर जो सिनेरियो नजर आ रहा है जॉब लॉसेस का, तो वो हैरान करने वाला है कि बड़े पैमाने पर अभी भी जॉब नहीं है मार्केट में। ओके, तो अगर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जारी रही इसी तरीके से, ऐसी तरीके से अगर फिजिकल ईयर 2022 में भी कंटिन्यू रहा, तो कंजप्शन जो है ना वो अफेक्टेड होगी। कंजप्शन में मतलब जैसे कंजप्शन किसी समय में देखो, अगर पैसा हाथ में आएगा, सैलरी आएगी, तो कंजप्शन एक्टिविटीज बढ़ेगी, कंजप्शन एक्टिविटीज बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ओके, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो कंजप्शन ही अगर गिर गई ना, तो फिर जीडीपी बढ़ने के चांसेस जो है ना वो बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कि अलग अलग यहाँ पर जो यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज है उनके द्वारा जैसे प्रोडिक्शंस की गई कि इतने इतने दर पर जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी 2021-22 के यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में। ओके, तो यहाँ पर जब कंजप्शन इफेक्ट होगी तो पूरी इकोनॉमी इफेक्ट जो है हो सकता है। दूसरा फैक्टर जो यहाँ पर बात करें वो सर्विस सेक्टर के बारे में है। ओके, सर्विस सेक्टर में जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन का सेक्टर आ गया। ओके, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर आ गया, मतलब जो भी कोई ऐसा बंदा जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी जो यहाँ पर डाटा आ रहा है, तो ये अभी भी जो है ना अंडर परफॉर्मिंग है। जिस तरीके से
सर्विस सेक्टर को आगे होना चाहिए था। जिस तरीके से अभी इकोनॉमी ओपन होनी शुरू हो गई, रिकवरी होनी शुरू हो गई, अभी भी अंडर परफॉर्मिंग जो है ना यहाँ पर काम चल रहा है, बड़े पैमाने पर सर्विस सेक्टर नहीं खुला। ओके, जैसे मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, होटल्स की बात कर रहा हूँ, ओके, जिम्स वगैरह की बात करूं, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ कैप लगाया हुआ है कि इतनी कम से कम इतनी कैपेसिटी आप रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं रेस्टोरेंट्स की बात करूं तो सरकार ने 50% का कैप लगाया हुआ है कि जितनी आपकी टोटल कैपेसिटी है उसका सिर्फ 50% ही आप जो है उनको एंट्री दे सकते हो अपने रेस्टोरेंट या होटल्स में। तो इसी के चलते यहाँ पर अर्बन इकोनॉमी जो है ना, वहां पर जो सर्विसेज के तहत जो है काफी यहाँ पर नौकरियां निकलती हैं, तो यहाँ पर काफी अच्छा खासा जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, और सिर्फ यहाँ पर अर्बन इकोनॉमी में सर्विसेज के चलते ही इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर बात करें कि जो पुअर अर्बन इंडियंस है, मतलब जो गरीब यहाँ पर जो शहरी इलाके में जो लोग रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट भी कोई भी नहीं मिल रही है। और आगे यहाँ पर बात करें कि अगर हम लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी जो है ना रिकवरी बहुत धीमी चल रही है। अगर हम इसको कंपेयर करें जितने भी बाकी की यहाँ पर एक्सपोर्ट कैटेगरीज है उनके साथ, तो यहाँ पर ये वाली जो फर्म्स हैं तो यहाँ पर ये एम्प्लॉय करती हैं बहुत ही लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को। ओके, तो यहाँ पर जो अर्बन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास कंजप्शन है ना, तो यहाँ पर बेसिकली रियल सोर्स है अनसर्टिनिटी का, मतलब कि जिनको ज्यादा इम्पैक्ट जो है अभी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, जो ऐसी लेबर फोर्स जो यहाँ पर अर्बन एरियाज में एज ए वर्किंग क्लास जो है काम कर रही है। ओके, और यहाँ पर जो तीसरा फैक्टर जो इसके यहाँ पर डिस्कशन की गई है वो ये है कि अभी अभी क्या हो रहा है कि अभी जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पर कोई हाई वैल्यू आइटम्स है ना, तो उनकी डिमांड काफी बढ़नी शुरू हो गई है, उसके लेवल काफी बढ़ने शुरू हो गए। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो गाड़ियां, जो कार्स वगैरह बनती हैं, ओके, तो उनकी डिमांड जो है वो काफी बढ़नी शुरू होगी। इसके अलावा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ओके, तो किसी एक कंज्यूमर ड्यूरेबल की एग्जांपल दीजिए। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर जो बड़ी बड़ी वैल्यू की यहाँ पर जो आइटम्स हैं उनकी डिमांड बढ़नी शुरू होगी, तो यहाँ पर एक बाउंस बैक जो डिमांड में देखने को मिल रहा है अलग अलग कैटेगरीज में। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी तो शुरुआत तो हो गई, डिमांड तो बढ़ रही है। सपोज करो यहाँ पर बात करें कि कोई गाड़ी लेने गया, ओके, यहाँ पर कोई बड़ी चीज लेने गया जिसके लिए यहाँ पर वो पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करे, लेकिन स्टार्टिंग में क्या करेगा, सारा पैसा तो नहीं देगा ना वो, तो यहाँ पर क्या करेगा, थोड़ा बहुत पैसा दे देगा, उस आइटम को परचेज करेगा, उस हाई वैल्यू आइटम को, फिर बाद में जो है उसकी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो फिक्स कर देगा। ओके, तो इंस्टॉलमेंट्स भी तो तभी फ्यूचर में दे पाएगा ना जब उसके पास सैलरी रहेगी। ओके, जब वेजेस ही नहीं होंगे आने वाले समय में, जब उसके पास जॉब ही नहीं होगी, तो फिर क्या करेगा। ओके, जो डिमांड बढ़ी थी तो फिर वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके का सिनेरियो जो है बन सकता है। तो यहाँ पर ये सीधी सीधी बात करें कि फिजिकल ईयर जब 2022 आगे बढ़ेगा तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी वेजेस के ऊपर, सैलरीज के ऊपर। तो फिर ही जो है कॉन्फिडेंस जो है निकल कर आ सकता है आने वाले समय में कि जो है इकोनॉमी जो है हमारी हेल्दी लेवल्स के ऊपर दोबारा जो है वो रिटर्न करना शुरू कर चुकी है। और अभी यहाँ पर बात करें जो दूसरी अनसर्टेनिटी है, जो सेकंड अनसर्टेनिटी, दूसरी चिंता है। अभी तो हमने बात की कंजप्शन के बारे में, ठीक है, पहली तो ये चिंता होगी। अब दूसरी चिंता क्या है फिजिकल ईयर 2021-22 के रिगार्डिंग, अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारी बैंकिंग सिस्टम की कैपेसिटी है कि वो यहाँ पर सप्लाई दे सके पैसों की, जो यहाँ पर खास तौर पे शॉर्ट टर्म के यहाँ पर जो क्रेडिट होगा, मतलब कि जहाँ पर पैसा दिया, लोन दिया, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, 1 या 2 साल में पैसा वापस दे देना। तो अभी इस महीने में भी क्या यहाँ पर जितनी यहाँ पर कैपेसिटी होनी चाहिए बैंकिंग सिस्टम की, क्या वो कर पाएंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि जो लार्जर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है उनकी जो एबिलिटी है कि वो फाइनेंस कर सके लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स को। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स में मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूँ हाईवेज प्रोजेक्ट्स की। ओके, जिनको 4 से 5 साल लग जाते हैं अगर कोई भी एक हाईवे बड़ा प्रोजेक्ट आपने बनाना हो, तो उसमें भी काफी डिले हो जाता है क्योंकि फंडिंग की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो फंड करने वाले कुछ बैंक्स होते हैं या फिर कोई और जो जो कंपनीज होती है जिनका काम ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। ओके, ता जो कि उनको भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सके। तो क्या इनकी एबिलिटी रहेगी आने वाले समय में कि लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कर पाए। और जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम की तो हालत वैसे ही खराब चल रही है। ओके, सरकार जो है यहाँ पर, सरकार का यहाँ पर क्या चाह रही है, सरकार सरकार तो वैसे चाह रही है कि एक एक बार में ही जितने यहाँ पर सरकारी बैंक है उनको प्राइवेटाइज करे, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए अब यहाँ पर सरकार जो है हर साल 1 या 2 या 3 जो ना ऐसे करके सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करेगी। ओके, तो ये करेगी करेगी, इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। ओके, जितने भी चारे थे ना वो सारे डाल के देख लिए। ओके, जैसे लास्ट टाइम अभी मर्जर था कि मर्जर कर दो, तो मर्जर करने से भी क्या होगा, अगर आपका स्टेक बड़ा हो गया, अगर किसी बैंक का यहाँ पर 3 लाख करोड़ का यहाँ पर एसेट था, उसको किसी बड़े में मर्ज कर दिया, ठीक है, तो अभी वो कुल जो है 20 लाख करोड़ का एसेट हो गया। ओके, तो मतलब कहने का मतलब है अभी 20 लाख करोड़ का किसी बैंक का एसेट है, तो आने वाले समय में अगर एनपीएस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला उस बैंक में, तो आने वाले समय में तो उसको भी प्राइवेटाइज करना पड़ेगा ना, स्टेक बेचना पड़ेगा फिर बाद में। तो इस तरीके से सिनेरियो यही है कि बैंकों की यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो रही है। क्यों नहीं, क्यों हो रही है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में अभी इतनी कैपेसिटी नजर नहीं आ रही कि जितना यहाँ पर
क्या वो आने वाले समय में फाइनेंस कर सकते हैं सही तरीके से, अगर खास तौर पे हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें। ओके, प्राइवेट बैंक्स की हालत फिर भी ठीक है भारत में। और आगे यहाँ पर बात करें हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो अभी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो इसी के चलते यहाँ पर बधाई दे रहे हैं। और बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो बैड बैंक का प्रपोजल रखा है, जिसके मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में इसके बारे में चर्चा की है, बैड बैंक के बारे में। और दूसरा यहाँ पर जो है प्रपोजल रखा है न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। ओके, तो बैड बैंक का काम क्या होगा? देखो, बैड बैंक का काम होगा कि जैसे किसी बैंक के पास ऐसे एनपीए इकट्ठे हो गए, जैसे सरकारी बैंक है, तो बहुत सारे एनपीए इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पर ये बैड बैंक क्या करेगा, इसमें ये भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो अभी का यहाँ पर अभी का जो प्रपोजल चल रहा है ना बैड बैंक का, तो उसमें अभी जो इस साल का बजट है तो उसमें कहा गया कि बैड बैंक बनाया जाएगा। तो अभी बहुत सारी कंपनीज हैं, ओके, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, सरकारी भी हैं यहाँ पर, जो कि इसमें इन्वेस्ट करेंगी। ओके, तो यहाँ पर अभी लास्ट में जो खबर आई थी वो ये आई थी कि 9 बैंकों ने और यहाँ पर 2 यहाँ पर सरकारी कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है बैड बैंक में। ओके, पैसा यहाँ पर डाला जाएगा बैड बैंक में। तो क्या करेगा बैड बैंक? बैड बैंक क्या करेगा, एनपीएस को खरीदेगा। जो सरकारी बैंकों के एनपीएस होंगे उनको कोई यहाँ पर प्राइस रखा जाएगा कि आपका अगर यहाँ पर 2 लाख करोड़ का एनपीए है तो उसको मैं इतने प्राइस में खरीदता हूँ। ओके, तो जब वो खरीद लेगा ना, तो खरीदने के बाद फिर बैड बैंक क्या करेगा, सबसे सबसे पहले तो उसमें खुद से इन्फ्यूजन देगा, खुद से पैसा लाएगा कि वो जो जिसने भी वो लोन लिया था ना, जिसकी वजह से वो एनपीए हुआ, तो उसमें जा तो दोबारा से उसको रिवाइवल, उसको दोबारा से सुरजीव किया जाए कि वो चल पड़े, ताकि कि दोबारा से रेवेन्यू आना शुरू हो जाए। अगर इसमें फेल हो गया, इन्फ्यूजन नहीं चली, तो फिर बाद में क्या करेगा, जो भी एसेट्स होंगे उस एनपीए के, उन सबको बेचकर जो है ना, फिर पैसे की रिकवरी करेगा। तो ये 2 काम कर सकता है बैंक में। ओके, तो यहाँ पर 9 बैंक जो है और इसके अलावा 2 सरकारी कंपनीज है जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है पैसा। तो इस तरीके से ये एनपीएस को खरीदेगा। तो ये यहाँ पर एक तरीका बनाया गया है। ये एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुका है बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर। तो अभी उसी के रिगार्डिंग जो है ना यहाँ पर ये फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। तो इसके अलावा बात करें न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, तो ये भी जो है बजट में अनाउंस की गई थी अभी 1 फरवरी 2021 को। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इसमें क्या होगा, इसमें भी एक तरह की यहाँ पर एक फंडिंग एजेंसी होगी भारत सरकार के द्वारा, जो कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करेगी, पैसा लगाएगी, जिसका मेन मकसद ये है कि जॉब क्रिएशन करनी है। ओके, तो जैसे कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, कोई रोड प्रोजेक्ट है, कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऑथर की बात है कि ये दोनों की प्लेयर्स हो सकते हैं 2021-22 में आने वाले समय में। ओके, तो यहाँ पर अभी उनके ऊपर काम जो है वो होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अभी रियली यूजफुल है कि अभी समय बहुत कम है, तो इसको जल्दी से जल्दी हमने यहाँ पर जो है इन एंटाइटीज को अप करना है, इनको चलाना है जल्दी से जल्दी। नहीं तो फिर यहाँ पर जिस तरीके की प्रोजेक्शंस लगाई गई ना, जो हैप्पी प्रोजेक्शंस लगाई गई हैं शुरुआत में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ओके, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा जो है अलग अलग यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से प्रोजेक्शन थी, तो वो फिर वैसी प्रोजेक्शन नहीं हो पाएंगी। ओके, तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर सही तरीके से बैंकिंग प्रणाली नहीं चली, अगर एनपीएस या बैड लोन्स का यहाँ पर जो है सही तरीके से इनको यूटिलाइज नहीं किया गया, तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में जो बैंकों के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ पड़ा हुआ है एनपीएस का या बैड लोन्स का, वो यहाँ पर असहन मतलब कि अभी सहन नहीं कर पाएंगे बैंक और ज्यादा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये निकल कर आ रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें कि जो डिमांड पुश होना चाहिए था, जो यहाँ पर बड़े यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है वहां पर, तो वो डिमांड नहीं आएगी। किसी भी यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट में कोई नया प्लेयर आगे यहाँ पर लोन नहीं उठाएगा, ओके, कि मुझे यहाँ पर जो है मैंने इन्वेस्ट करना है, या फिर कोई भी फाइनेंस भी नहीं करेगा अगर किसी ने, किसी प्राइवेट प्लेयर ने भी यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है, कि मतलब कि क्यों, क्योंकि जो पूरा का पूरा सिनेरियो है ना, तो यहाँ पर अगर अच्छा खासा रिटर्न जिसको नहीं मिलेगा तो फिर वो आगे क्यों बढ़ेगा। तो यहाँ पर दूसरी बात यही कह रहे हैं कि डिमांड में कमी जो है देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, खास तौर पर जो वेल फाइनेंस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो नहीं आएंगे आने वाले समय में। और तीसरी जो यहाँ पर चिंता की बात कर रहे हैं, ओके, जो तीसरी चिंता है वो किसके बारे में, तो वो है यहाँ पर जो चिंता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर जो यील्ड मिलता है, जो यहाँ पर मुनाफा मिलता है इन्वेस्टर्स को, उसके बारे में। ओके, तो 2 चिंताएं यहाँ पर व्यक्त कर दी जा चुकी है, पहली कंजप्शन की और दूसरी यहाँ पर जो है बैंकिंग प्रणाली उसके बारे में, और तीसरी यहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके बारे में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, जिसके तहत ये भी एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो यहाँ पर इशू किया जाता है, जिसके बिहार पर जो है गवर्नमेंट जो है वो पैसा उठाती है मार्केट से, इन्वेस्टर जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ओके, तो इससे पैसा आता है, तो एक तरीके का यहाँ पर बोरिंग प्रोग्राम होता है भारत सरकार का, जब भी उसको यहाँ पर पैसे की जरूरत पड़ती है तो मार्केट से वो उठाती है ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूट के थ्रू। ओके, फिर उसको यहाँ पर आगे लगाती है, तो अच्छा खासा यील्ड जो है ना वो मिलता है इन्वेस्टर्स को, तभी वो लोग जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो देखो अभी हाल ही में क्या हुआ था, जब पैंडेमिक का दौर चला तो उस समय कलेक्शंस तो आई नहीं जीएसटी की, बहुत कम आई। तो फिर भारत सरकार को पैसा तो देना था ना राज्यों को कि आप अपनी सरकारें चलाइए, आप वहां पर इन्वेस्ट कीजिए। तब उस समय भारत सरकार क्या कर रही थी, हर हफ्ते 6-6 हजार करोड़ जो था
राज्यों को बांट रही थी। कहाँ से लेकर? मार्केट से ही उधार लेकर। तो मार्केट से किस तरीके से उधार लिया गया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ही रूट यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके ही यहाँ पर पैसा जुटाया गया था। तो आरबीआई गवर्नर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें इसको मैनेज करना है, ये सही तरीके से मैनेज होना चाहिए। मतलब अगर यील्ड अच्छे मिल रहे हैं तो इसको यहाँ पर कंटिन्यू रखा जाए। जब जितना ये स्टेबल फंक्शनिंग इसकी होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, उतना ही हमारे यहाँ पर मार्केट की जो मार्केट है वो उसके लिए अच्छा रहेगा आने वाले समय में। और आगे यहाँ पर बात करें कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के यील्ड्स की बात करें ना, जो मुनाफा निकल कर आता है, तो यहाँ पर ये एक अनसर्टेन टेरिटरी रहती है, मतलब ये स्टेबल नहीं रहता है, तो इसके इसके ऊपर हमें फोकस करना है। ओके, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो बात की जा रही है कि अगर इसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ा, अपसाइड प्रेशर पड़ा यील्ड्स के ऊपर, फिजिकल ईयर 2022 में जब हम आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में, तो उससे भी यहाँ पर जो है ना चेंज देखने को मिल सकता है। तो आरबीआई की जो यहाँ पर प्रो ग्रोथ मॉनेटरी पॉलिसी है, वो यहाँ पर कहती है कि इंटरेस्ट रेट्स को मैंने अभी कम रखकर चलना है। तो अभी ये 4% की रेपो रेट रखकर चले, जिसके यहाँ पर जो है ये पैसा आगे जो है देंगे कमर्शियल बैंकों को। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात करें कि इंटरेस्ट रेट को हमने कम से कम रखना है। ओके, एक और तो यहाँ पर ये बात की जा रही है, तो इससे क्या होगा, जो यील्ड है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो यील्ड निकल कर आता है, तो उसमें भी कमी आ सकती है। तो यहाँ पर जो मार्केट इंटरेस्ट रेट्स है, जो बाजार में यहाँ पर जो ब्याज दर चल रही है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहाँ पर वो एक तरीके से बेंचमार्क यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फॉरएवर जो है ना, यहाँ पर जो है राइजिंग यील्ड जो है ना वो नहीं रह सकते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के। अगर हम बात करेंगे मार्केट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, अगर हम बात करें तो ओके, तो अगर ज्यादा रेट इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल गया बाहर मार्केट में, तो इन्वेस्टर तो वहां इन्वेस्ट करेगा। ओके, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फिर कौन इन्वेस्ट करेगा? फिर पैसा कहाँ से जुटाएगी भारत सरकार? ओके, तो इसके अलावा आगे बात करिए कि जो चौथी चिंता निकल कर आ रही है, वो सबसे पुरानी चिंता है, जो आज से 200 साल पहले, 400 साल पहले भी लोग करते थे। वो क्या थी? वो थी बारिश की, मतलब बारिश होगी। ओके, तो वो इसी के चलते यहाँ पर भगवान से प्रार्थनाएं होती थी। तो यहाँ पर बारिश भी जो है ना एक अहम रोल अदा करती है भारत की इकोनॉमी में, क्योंकि मेजोरिटी हम यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के तौर पर जाने जाते हैं। तो अच्छा खासा अगर मानसून होता है तो हमें फायदा रहता है। तो पिछले 2 वर्षों से अच्छा जो है हमें जो है अच्छा मानसून देखने को मिला है। अभी क्या ये तीसरा कंसेक्टिव जो अभी साल चल रहा है, तो अभी क्या इसमें अच्छा मानसून देखने को मिलेगा? तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ओके, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जो पुअर मानसून है, उससे क्या होगा, यहाँ पर और भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर कैलकुलेशंस में जो है गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, खासतौर पे अगर रूरल डिमांड की बात करें। ओके, जो यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंड करी है इन्फ्लेशन के ऊपर, उसके बारे में बात करें। और यहाँ पर जो एक नॉक ऑन इफेक्ट जो है हमारी रेस्टोरेंट इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है, अगर खराब मानसून निकल कर आया। ओके, तो देखो कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो मतलब कि ग्राउंड वाटर को यूज करके कुछ फसलें निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर सूखा पड़ा रहता है, जहाँ पर बारिश की सख्त जरूरत होती है, उसके बगैर बात नहीं बनती है। तो वहां पर अगर पुअर मानसून हो गया, तो यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो जाएगी, खेती बाड़ी कम होगी। ओके, फसलें नहीं हो पाएंगी, बम्पर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। अगर बम्पर प्रोडक्शन नहीं हुई तो फिर कंजप्शन तो होनी है, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। ओके, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर फोकस करनी है। चौथी यहाँ पर चिंता ये यहाँ पर जताई गई है उत्तर की तरफ से। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं पांचवी चिंता की। तो पांचवी चिंता कौन सी है? तो पांचवी चिंता के बारे में यहाँ पर बात करें कि जो पहली की चार चिंताएं थी ना, अगर वो यहाँ पर अच्छे तरीके से मटेरियलाइज नहीं हो पाई, तो कि अगर अच्छे तरीके से यहाँ पर वो काम नहीं कर पाई, तो फिर आने वाले समय में हमारा जो फ्यूचर है ना, तो वो उसमें यहाँ पर किसी तरीके की अनस्टेबिलिटी जो है आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आखिर में बात की जा रही है कि जो एक्नॉलेज करने की यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है, वो है कि दो फिजिकल ईयर 2022 में हम यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ जो है यहाँ पर उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें फिजिकल ईयर 2023 की, तो यहाँ पर जब 2023 की जो जीडीपी होगी, वो बिल्कुल जो है सही मायने में जो हमारी फिजिकल ईयर 2020 की जीडीपी थी उससे ज्यादा ही होगी, बड़ी ही होगी, क्योंकि जो फिजिकल ईयर 2020 की जीडीपी वो तो माइनस में थी। ओके, तो यहाँ पर अभी जो रिजल्ट निकल कर आया लेटेस्ट, वो 0.4% की है। तो 2023 में तो बिल्कुल सही बात है, ज्यादा ही होगी। तो यहाँ पर ये तभी ज्यादा होगी जब अगर हम हमारे फिजिकल ईयर 2022 को सही तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे आने वाले समय में। और पैंडेमिक के दौरान, अभी पैंडेमिक का अभी सिचुएशन जैसे है, जैसे वैक्सीनेशन हो रही, तो इसके ऊपर अगर हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे तो यहाँ पर जो ये ऐसे थॉट्स हैं जो यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स जो है यहाँ पर कभी बोल नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पर इनको आगे आना होगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर 2022 का फिजिकल ईयर है ना, उसको कंटिन्यू करवाना होगा, अगर हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनना है नेक्स्ट फिजिकल ईयर में। ओके, 2021-22 में, तो जैसे कि अलग अलग एजेंसीज के द्वारा प्रिडिक्शंस की गई है। और आगे जो एडिटोरियल, तो यहाँ पर कुछ डाटा शेयर किया गया है। तो यहाँ पर न्यू नॉर्मल की बात की जा रही है, हमारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनके बारे में। तो अभी कोविड-19 के बाद में अभी लेटेस्ट जो डाटा आया है ना यूनिसेफ के द्वारा, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पर जो है जिक्र उनका किया गया है बच्चों के बारे में, कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन है बच्चों की। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पर जो है ना
चाइल्ड पॉवर्टी जो है ना वो अभी नजर आ रही है कि बढ़ जाएगी और 15% के हिसाब से। और जो स्कूल जो है अभी 168 मिलियन चिल्ड्रंस के लिए पूरे ग्लोबल लेवल पर बंद रहे हैं। ओके, पूरे एक साल तक बंद रहे हैं, कोई काम ही नहीं हुआ ओके बच्चों के लिए रिगार्डिंग। और जब ये जो बच्चों को छुट्टियां रही हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक ओके 1 in the 3 चिल्ड्रन, सिर्फ 3 में से एक ही बच्चा था, मतलब कि ऐसे बच्चे थे जो यहाँ पर पढ़ ही नहीं पाए। ओके, क्योंकि उनके पास ऐसी ऑप्शंस नहीं थी कि वो रिमोट लर्निंग कर पाए, जहाँ इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह नहीं थे। ओके, जहाँ फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी उनके रीजन में नहीं आ रही थी। ये पूरे वर्ल्ड के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो 3 में से एक बच्चा जो पढ़ ही नहीं पाया टोटली, यहाँ पर जो ना जिसका टच ही नहीं हो पाया, तो इस तरीके का सिनेरियो रहा है हमारे बच्चों का। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि 6 से 7 मिलियन यहाँ पर चिल्ड्रन ऐसे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, और यहाँ पर वेस्टिंग जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर एक्यूट मालन्यूट्रिशन जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है बच्चों की, वो उससे जूझ रहे हैं। मतलब अच्छा खासा न्यूट्रिशन डाइट उनको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर 54 मिलियन जो चिल्ड्रन ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है वेस्टेड है, मतलब उनके सही तरीके से उनकी परवरिश ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और 14% जो है राइस निकल कर आ रहा है यहाँ पर आने वाले समय में, और मतलब बढ़ जाएंगे बच्चों की क्वांटिटी ऐसी जिनको न्यूट्रिशनल डाइट सही तरीके से नहीं मिल पाया। यहाँ पर 10,000 एडिशनल यहाँ पर चाइल्ड डेथ की यहाँ पर बात कर रहे हैं पर मंथ के हिसाब से। ये यहाँ पर जो है ना खासतौर किन और किन इलाकों में ये देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पर सब सहारियन, यहाँ पर अफ्रीका है और जो साउथ एशिया है वहां पर। और इसके अलावा जो आगे बात की जा रही है कि 94 बिलियन प्लस पीपल ऐसे हैं जो मतलब कि जिनको अभी वैक्सीन तो मिली नहीं। दूसरा ऐसा है कि जो मीजल्स कैंपेन्स यहाँ पर 26 कंट्रीज में चलाए जा रहे थे कि इनको यहाँ पर किन्हीं कैंपेन्स के तहत अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट मिलती थी, वो भी मिसिंग हो गया है। ओके, तो जितना इनको पैसे थोड़ा बहुत मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है खाने को। ओके, तो इसके अलावा 10 मिलियन एडिशनल चाइल्ड मैरिजेस की यहाँ पर बात करें कि वो हो सकती हैं इस यहाँ पर इस दशक के एंड तक। ओके, तो जिससे यहाँ पर जो है जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उसमें यहाँ पर रिडक्शन आ सकती है बच्चों की प्रोग्रेस में। ओके, और यहाँ पर आगे बात करें लास्ट में कि 1 in 7 चिल्ड्रन and young people lived under stay-at-home policies for most of the last year, leading to feelings of anxiety, depression and isolation। तो इस तरीके की फीलिंग्स भी बच्चों में आनी शुरू हो गई हैं। ओके, तो ये इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं तो यही करूंगा कहूंगा कि जो पीछे हो गया, जो बीत गया, उसको भूलो, आगे की ओर फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ो। अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग थिंकिंग जो है ना वो लेकर आओ। अच्छे स्वच्छ विचार रहेंगे तो ऐसी ही जो भावना निकल कर आती है एंजाइटी की, डिप्रेशन की, वो खुद ब खुद जो है ना खत्म हो जाएगी। और आगे यहाँ पर न्यूज है फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, तो यहाँ पर जो ना वो लॉस यहाँ पर उनका सामना कर सकते हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था, सॉरी सेकंड आर्टिकल में डिस्कस किया था कि जो सेबी का नया डायरेक्टिव आया उसके चलते, जहां पर वो कह रही है कि जो परपेचुअल बॉन्ड्स है ना आप उनकी, और जो है ना आप रुक करो, तो यहाँ पर 100 ईयर्स का यहाँ पर जो है यहाँ पर मेच्योरिटी डेट रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके चलते रिडेम्पशन होनी शुरू हो गई है। तो इसको इस तरीके से अगर ये छोड़कर जाते रहेंगे, तो एक तरीके से ये क्राइसिस में यहाँ पर तब्दील हो जाएगा, ये जो म्यूचुअल फंड वाला सेक्टर है। ओके, तो ऐसी बातें जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर जो यील्ड्स हैं तो वो यहाँ वो जो है आप हो सकते हैं महंगे हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं उनका प्राइस। तो इसके अलावा यहाँ पर जो फंड मैनेजर्स वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 से 8% का इरोजन जो है यहाँ पर न्यू एसेट वैल्यूएशंस में जो है यहाँ पर निकल कर आ सकता है। तो ये इसके अलावा जो स्पाइक निकल कर आएगा यील्ड स्पाइक में, 25 से 100 बेसिस पॉइंट तक जो निकल कर आ सकता है। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसा मूव हो गया तो म्यूचुअल फंड्स में से पैसा निकलना शुरू हो गया। ओके, लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा बैंक्स के ऊपर। क्योंकि इसी इसी के चलते यहाँ पर जो बैंक है ना, अपनी जो यहाँ पर कोर कैपिटल है वो यहाँ पर इशू करते हैं, कोर कैपिटल को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। ओके, तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी यहाँ पर पैसा इनके पास काफी आता है बेसल 3 नॉर्म्स के तहत। अगर हम बात करें टियर 1 बॉन्ड्स की, तो ओके टियर 1 बॉन्ड्स के तहत यहाँ पर पैसा जुटाते हैं, तो वहां पर इस तरीके से भी पैसा काफी इनके पास आता है। तो इम्पैक्ट होगा सबसे बड़ा बैंकों के ऊपर। ओके, तो इसके अलावा जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होंगे तो वो यहाँ पर जंप कर सकते हैं किसी और यहाँ पर बॉन्ड्स में। ओके, जहां पर उनको अच्छा खासा जो है फंड वगैरह मिल रहे हो, अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा हो। और आगे जो न्यूज है वह प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर का यहाँ पर बयान है कि जो डिफेंस लैंड होती है ना, तो उसको हम सेल करेंगे, आधी डिफेंस लैंड को यहाँ पर जो है सेल करेंगे, जिसकी वजह से जो पैसा आएगा उसको यहाँ पर जो रखा जाएगा। यहाँ पर एक नॉन लैप्सेबल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड बनाया जाएगा, जिसमें जो है यहाँ पर वो पैसा रखा जाएगा, और आधा पैसा दिया जाएगा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें। तो ये अभी एक प्रपोजल है, अभी ये अनक्लियर है कि ये इस प्रपोजल को क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करेगी, क्या प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जब कैबिनेट कमेटी जब इनकी मीटिंग बैठेगी तो प्राइम मिनिस्टर जब साइन करेंगे तभी जो है ये एक्सेप्टेंस होगी इस प्रपोजल की। ओके, तो अभी ये प्रपोजल है कि जो हाफ लैंड है डिफेंस लैंड उसको बेचा जाएगा। देखो, अगर आप किसी भी कैंट वाली एरियाज में जाओ तो बहुत सारी लैंड जो है ऑक्युपाई होती है डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, उसी में से जो है कुछ कुछ एरियाज जो है बेचे जाएंगे। ओके, और पैसा जुटाया जाएगा। और जो नॉन लैप्सेबल फंड होता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? नॉन लैप्सेबल फंड का मतलब होता है
कि जो भी पैसा एक साल में यहाँ पर रखा है ना, जितना भी फंड आया उसको एक साल में खत्म करो। ओके, तो उस फंड को दोबारा नेक्स्ट फिजिकल ईयर में आप जो है ना उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओके, वो पहले साल में वो जो अगर नहीं यूज किया तो वेपोरेट उसको माना जाएगा, उसको खत्म माना जाएगा। ओके, दूसरे साल से नए तरीके से यहाँ पर फंड जो है वो बनाना होगा। तो अभी इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि ये अभी एनुअल बजटरी ग्रांट जब इशू होगी ना, तो उसी जब आर्म फोर्सेस को ये एनुअली बजटरी ग्रांट जो उनको मिलती है, जितना भी पैसा ग्रांट के तौर पर मिलता है, तो ये तभी यहाँ पर जो है नॉन लैप्सेबल फंड बनेगा कि पहले वो ग्रांट को पूरी तरीके से यूज कर ले हमारी आर्म्ड फोर्सेस, उसके बाद में यहाँ पर नॉन लैप्सेबल फंड बनेगा। तो जो कि अगर जरूरत पड़े फ्यूचर में कि किस तरीके से आपने कोई हथियार मंगवाने हैं या किसी तरीके से आर्म्ड फोर्सेस को जरूरत है पैसे की, तो इस फंड में से नॉन लैप्सेबल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड जो है इससे पैसा निकाल कर वो यूज कर सकते हैं। तो आगे लास्ट में यहाँ पर बात करें कि अगर नॉन लैप्सेबल फंड में पैसा नहीं यूज किया गया पिछले अगले 3 सालों तक, तो यहाँ पर दोबारा से वो पैसा जो है ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भेज दिया जाएगा। देखो, अभी लैंड की सेल करनी है, आधा पैसा तो पहले अभी बात करें कि जो हमारा सीएफआई है वहां पर जाएगा, तो आधा पैसा नॉन लैप्सेबल फंड में जाएगा। अगर 3 सालों तक नहीं यूज किया गया तो जो आधा पैसा बचा था वो भी दोबारा से सीएफआई के पास चला जाएगा। तो सीएफआई हमारा भारत का खजाना कह सकते हो इसको। जितने भी सरकारी, जितने भी बड़े अदारे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जितना अदारा है, जितनी सैलरीज वगैरह जाती हैं, ओके, जो भी खर्चे वगैरह होते हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू ही होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत यहाँ पर इसको बनाया गया है। और आगे जो न्यूज है वो भी सेम पेज में से। तो यहाँ पर आज शुक्रवार है, आज 12 मार्च है, तो आज ही जो है ना पहली क्वाड समिट होने जा रही है, तो वर्चुअल समिट होगी। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो टेस्ट सप्लाई मॉडल है जो वैक्सीनेशन का, तो उसको एज ए इंडिया को एज ए हब जो है यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है क्वाड के मामले में। तो अभी शुरुआत होने जा रही है क्वाड समिट की। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वैक्सीन सप्लाई चेन इनिशिएटिव का, उसके बारे में यहाँ पर बातें होंगी कि और कौन कौन से सेक्टर्स में इसकी एक्सपेंशन करनी है, कौन कौन से देशों को यहाँ पर इसकी एक्सपेंशन करनी है। तो इसी की वैल्यू चेन, जो यहाँ पर सप्लाई चेन है एक्सपेक्शन की, इसी के ऊपर जो है आगे फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसके ऊपर बात होगी कि किस तरीके से उसको फ्री रखना है कि चाइना का कोई डोमिनेंस जो है ना इंडो पैसिफिक वाले रीजन में वो ना बन पाए। हाँ, जो कि चाइना जो है ना वो किसी भी मुल्क को यहाँ पर तंग ना करे, खासतौर पे जो यहाँ पर एशियन कंट्रीज हैं, कि अगर कोई भी मूवमेंट हो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। और आगे जो न्यूज है, तो यहाँ पर एक अभी रिपोर्ट आई है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा। तो एडीआर रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अभी 2016 से लेकर 2020 तक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रहेगी जिनके एमएलए जो है ना उन्होंने सबसे ज्यादा गिनती में यहाँ पर जो है अपनी पार्टी को स्विच किया है दूसरी पार्टी की ओर। तो यहाँ पर टोटल 170 एमएलए की बात करेंगे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया। और इसी और जो यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करो तो यहाँ पर सिर्फ 18 एमएलए थे जो जिन्होंने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया हो जब भी इलेक्शन का माहौल हो, जब भी इलेक्शन हो उस समय पे। ओके, तो यहाँ पर नई रिपोर्ट के जो एडीआर रिपोर्ट है उसके तहत यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो आगे यहाँ पर जो बात की जा रही है कि बीजेपी के बाद यहाँ पर जो है जो 2016 से 2020 तक 182 यहाँ पर जो है ना 405 रिकंटेस्टिंग जितने भी एमएलए हैं, तो उनमें से यहाँ पर 182 टोटल एमएलए है जिन्होंने यहाँ पर पार्टीज को स्विच किया। तो यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं होगी, यहाँ पर ओवरऑल पूरे सिनेरियोस की जितने भी पार्टीज हैं उनकी यहाँ पर बात करेंगे, जिनमें से 182 जो है जिन्होंने अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी को स्विच किया है, बीजेपी को ज्वाइन किया है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जिन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को भी ज्वाइन किया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है जिसको टीआरएस भी बोलते हैं, इसको ज्वाइन किया है। ओके, तो ये तेलंगाना की पार्टी है और इसी पार्टी की सरकार है तेलंगाना में। तो इसके इनके जो चीफ मिनिस्टर है वो चंद्रशेखर राव। तो तेलंगाना बना था सन 2014 में, और जब से तेलंगाना बना है तब से यही पार्टी जो है रूल कर रही है तेलंगाना में। तो यही पार्टी है जिसने संघर्ष किया था तेलंगाना फॉर्म करवाने के लिए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करा था कि तेलंगाना को एक अलग जो है राज्य बनाया जाए। तो ये तेलंगाना राष्ट्र समिति ही थी। और आगे जो न्यूज है वो है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि जो सोलर टैरिफ है ना उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो है ना वो अभी बढ़ाने की ओर जो है सोचा जा रहा है सरकार की तरफ से। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए तो जो है यहाँ पर इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। किन किन यहाँ पर कंपोनेंट्स के ऊपर बढ़ेगी, यहाँ पर 40% ड्यूटी जो बढ़ाई जाएगी वो सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर होगी, और 25% तक यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी वो सोलर सेल्स के ऊपर होगी। तो ये लगाई जाएगी अप्रैल 2022 से। ओके, 2021 से नहीं, 2022 से ये लगाई जाएगी। तो पहले से ही यहाँ पर प्लानिंग इसकी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर जो टाटा पावर के सीईओ, तो उनका यहाँ पर कहना है कि लोकल मैन्युफैक्चरर जो है उनको 3 से 5 साल का समय लगता है न्यू कैपेसिटी को, यहाँ पर सोलर पैनल की कैपेसिटी को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पर इस पीरियड के तहत जो है ना यहाँ पर इक्विपमेंट मंगवाना पड़ता है बाहर से, तो वो महंगा पड़ जाता है। अगर टैरिफ बढ़ जाता है तो और यहाँ पर महंगा हो जाएगा। और दूसरी ओर यहाँ पर जो रीन्यू पावर के यहाँ पर सीएमडी है,
उनका यहाँ पर कहना है कि बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2000 अप्रैल 2022 के बाद भी जो है इम्पोर्ट करेंगे मॉड्यूल्स को, क्योंकि उनका काम अभी काम पूरा पूरा जो सेटअप करना है कि हमने यहाँ पर सपोज करो सोलर सेल्स बनाने हैं या फिर सोलर मॉड्यूल्स बनाने हैं, तो उस कंपनी को सेटअप करते करते भी काफी समय लग जाता है। 3 से 5 साल का समय यहाँ पर लग जाता है, तो उनको फिर जो सामान यहाँ पर सेटअप करने के लिए चाहिए वो तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि इससे क्या होगा कि गो थ्रू प्रोसेस हो जाएगा अच्छा अच्छा खासा। तो यहाँ पर रेगुलेटर जो है यहाँ पर टैरिफ में यहाँ पर अगर कोई भी चेंज करता है तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। इट इज अ टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बट देयर इज ए प्रोविजन फॉर इट, मतलब एक तरीके की प्रोविजन भी है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। तो यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ पर प्लांट सेटअप होगा, समय लगेगा, तो उसके चलते आने वाले समय में हमारे ही यहाँ पर मैन्युफैक्चर जो है ना उनको फायदा हो आने वाले समय में। इसीलिए यहाँ पर जो है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी जो है बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जब कस्टम ड्यूटी लगेगी, जब ये टैक्स का पैसा लगेगा, तो ये पैसा किसके पास जाएगा? राज्य सरकार के पास जाएगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा? और आगे न्यूज है सेम पेज में से, तो यहाँ पर कुछ यूरोपियन नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का यूज के ऊपर अभी फिलहाल जो है सस्पेंशन लगा दी है, क्योंकि अभी यहाँ पर ब्लड क्लॉट्स के यहाँ पर जो है ना यहाँ पर इंसिडेंट्स निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर इसी के चलते डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, तो इनके द्वारा जो है अभी टेम्पररीली सस्पेंशन लगा दी गई है यूज ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो ये वही वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई है, और इसी वैक्सीन को हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ना वो भी बना रहा है। तो उसका यहाँ पर जो नाम दिया गया वो है कोविशील्ड। तो इसी वैक्सीन को यहाँ पर अभी रोका गया है क्योंकि अभी ब्लड क्लॉट के यहाँ पर सिम्टम्स जो है निकल कर आ रहे हैं जिनको वैक्सीन होती जा रही है। तो खून थोड़ा थोड़ा जमना शुरू हो गया है, तो उसके क्लॉट्स बनने शुरू हो गए जहां पर वैक्सीन लग रही है। ओके, तो इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिला जिसके तहत अभी सस्पेंशन हुआ है। और हालांकि यहाँ पर जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं जो यहाँ पर यूरोप के मेडिसिन वाचडॉग है, तो उनका अभी कहना है कि वैक्सीन अभी पूरी तरीके से सेफ है। और आगे जो न्यूज है तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कोवैक्सीन है ना जिसको कि भारत बायोटेक बनाता है, ये भारत बायोटेक के द्वारा और जो हमारा आईसीएमआर है, ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों के द्वारा जॉइंटली जो है इस वैक्सीन को डेवलप किया गया जिसका नाम है कोवैक्सीन। ओके, तो ये भारत की खुद की बनाई हुई वैक्सीन है कोवैक्सीन। तो इसमें से हमने कोई भी फॉर्मूला वगैरह बाहर से नहीं लिए, खुद से यहाँ पर रिसर्च करके डेवलप की है। तो इस वैक्सीन को ना अभी क्लिनिकल ट्रायल मोड में इसको डाला हुआ था, अभी इसका तीसरा फेज का ट्रायल मोड चल रहा था, तो जिसमें अभी 81% की एफिशिएंसी देखने को मिली। अभी जो नीति आयोग है ना, तो यहाँ पर उनके जो यहाँ पर नीति आयोग के जो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनका यहाँ पर कहना है कि अभी और लॉन्गर जो है इसको क्लिनिकल ट्रायल मोड में नहीं रखा जाएगा। अभी इसको यहाँ पर परमिशन दे दी गई है कि जब भी एज ए इमरजेंसी नोट, मतलब कि इमरजेंसी तौर पर जरूरत पड़े तो इसका यहाँ पर इसको जो कोवैक्सीन का इस्तेमाल है वो किया जा सकेगा। तो कहने का मतलब फुल बैक जो है हम इसको कोवैक्सीन को कर रहे हैं। तो अभी तक जितनी भी टोटल वैक्सीन हो चुकी है उसमें से 19 लाख लोगों को कोवैक्सीन लगी है। ओके, तो इसके अलावा से 311 इंडिविजुअल्स ऐसे जिनको यहाँ पर मिनिमल साइड इफेक्ट जो है इस वैक्सीन से देखने को यहाँ पर मिले हैं। ओके, और आगे न्यूज एटी मार्केट्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफर जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि जो बोरिंग कॉस्ट है आईपीओ इन्वेस्टर्स की उसको पुश अप किया जाए। तो अभी आने वाले हफ्ते में आप देख सकते हैं कि 5 ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पर आईपीओ इशू करेंगी, जो कि वो पैसा जो है ना वो यहाँ पर इकट्ठा कर सकें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा। तो इसमें यहाँ पर बात करी कि 200 बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से जो है यहाँ पर जो है बढ़ोतरी हो सकती है जो बोरोइंग कॉस्ट है इन्वेस्टर्स की उसकी। तो देखो आईपीओ में क्या होता है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है मार्केट में और ऑफर देती है कि आप जो है मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। ओके, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से पैसा जुटाती है। और जितना बढ़िया ऑफर होगा उतने बढ़िया तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर जो नंबर है ना वो बढ़ जाएगा, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कंपनी में। अच्छा खासा बस उनको रेवेन्यू चाहिए, अच्छा खासा रिटर्न चाहिए। ओके, तो अभी इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये अलग अलग कंपनीज है जो आईपीओ उतारेंगी अपना। तो ये यहाँ पर बात करें कि नंबर ऑफ टाइम्स एच एन आई पोर्शन सब्सक्राइब। एच एन आई क्या होता है यहाँ पर एच एन आई का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ओके, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा इंडिविजुअल उसको हम यहाँ पर हाई नेटवर्थ की उपाधि देते हैं जो कि 5 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर क्षमता रखता है। ओके, तो 5 करोड़ से ज्यादा अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई भी इन्वेस्टर, उसको हम यहाँ पर एचएनआई बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर बोलते हैं या इंडिविजुअल बोलते हैं। तो कितनी बार ऐसे जो एचएनआई जिन्होंने यहाँ पर जो है सब्सक्राइब किया है, यहाँ पर शेयर्स लिए हैं, तो ये कंपनी के हिसाब से यहाँ पर रखा हुआ है कि इतनी इतनी बार जो है ले चुके हैं। तो ऑफर साइज जो रिजर्व है एचएनआई के लिए वो 77 करोड़ रुपए तक का है। ओके, जो डिमांड है एचएनआई की तरफ से वो 29,229 करोड़। ये एग्जांपल सिर्फ है ईज माई ट्रिप, ये वाली जो कंपनी है सिर्फ इसकी एग्जांपल, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अलग अलग कंपनीज का अलग अलग ऑफर साइज है, अलग अलग रिजर्वेशन है, अलग अलग डिमांड है और अलग अलग जो है आईपीओ साइज है।
ओके, किसी ने हो सकता है कि यहाँ पर 1 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ जुटाने हो, कितने 100 करोड़ जुटाने जुटाने हो, तो इस तरीके से अलग अलग आईपीओ साइज होगा। और आगे जो न्यूज है एटी मार्केट वाले पेज में से, तो म्यूचुअल फंड जो है ना, अभी इसमें इसकी जो होल्डिंग है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ पर स्टॉक्स जो है इनको बेचना शुरू कर दिया है यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा। तो इसी के चलते यहाँ पर एक एडलवीज अल्टरनेटिव रिसर्च हुई जिसके तहत कहा गया है कि यहाँ पर जो है ना 2800 करोड़ के जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर 2800 करोड़ के यहाँ पर जितना शेयर बनता है इसके हिसाब से जितने म्यूचुअल फंड इसके निकल कर आते हैं उसको बेच दिया गया है, जो कि किससे बिलोंग करते हैं, भारतीय एयरटेल से। तो उसी तरीके से सब जगह यहाँ पर जो है बेचे जा रहे हैं म्यूचुअल फंड। 1700 करोड़ यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के, 1500 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और इसके अलावा 1400 करोड़ एचडीएफसी जितने भी यहाँ पर शेयर्स है, ऑफलोडेड शेयर्स हैं, उनको भी यहाँ पर जो है बेचा जा रहा है म्यूचुअल फंड में, यहाँ पर जिनकी भी इन्वेस्टमेंट थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे निफ्टी का या निफ्टी 200 का यहाँ पर इंडेक्स है, तो 200 कंपनी का यहाँ पर इंडेक्स होता है जिसमें से ये टॉप कंपनीज उठाई गई हैं निफ्टी की। तो यहाँ पर जो आईसीआईसी जो म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर ऑफर करती है, जो कोटक म्यूचुअल फंड है, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, तो अलग अलग इंडस्ट्री है। ओके, ऑटो है, बैंकिंग है, कैपिटल गुड्स है, सीमेंट है, कंज्यूमर है, आईटी है, ऑयल गैस है, तो उनके द्वारा उनके हिसाब से अलग अलग यहाँ पर जो है परसेंटेज के हिसाब से ऑफर है, जिसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने कितने यहाँ पर मतलब तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड्स में, कौन कौन से सेक्टर्स में। और आगे न्यूज़ है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो अभी वो नए रास्ते यहाँ पर तलाश रहा है कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोन प्रोवाइड करने वाली जो सॉफ्टवेयर एप्स हैं, ओके, तो उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। ओके, जैसे यहाँ पर गूगल की बात कर ले, ओके, यहाँ पर फिनटेक और भी जितनी भी कंपनीज उनकी बात करें, तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स होंगी कि इस क्राइटेरिया के बेस के ऊपर यहाँ पर जो है पैसा ये बांटती हैं, कैसे लैंडिंग करती हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर जो है रेगुलेशन करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग अभी जनवरी में आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप भी यहाँ पर बनाया था कि किस तरीके से जो डिजिटल लैंडिंग यहाँ पर जो हो रही है थ्रू मोबाइल ऐप्स, उसको रेगुलेट किया जाए। तो ये बात क्यों सामने आई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अनएथिकल कलेक्शन की जा रही है, ऐसी प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, और हाई इंटरेस्ट रेट जो ना वो यहाँ पर वसूला जा रहा है, जो यहाँ पर मोबाइल ऐप के थ्रू जो है यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं इन कंपनीज के द्वारा। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज के जो इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े हुए मेंबर हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ना जो आरबीआई के द्वारा जो वर्किंग ग्रुप की यहाँ पर कमेटी बनाई गई, तो उसको यहाँ पर कुछ मेजर जो है ना वो सजेस्ट किए कि क्या क्या काम किए जा सकते हैं, किस तरीके से आप जो है इस मोबाइल ऐप के थ्रू जो यहाँ पर लैंडिंग होती है, जो पैसा ब्याज पे दिया जाता है, इसको कंट्रोल कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। तो उसके तहत जो पहला पॉइंट बोला गया कि सेल्फ रेगुलेटरी एक फ्रेमवर्क बनाइए डिजिटल लैंडिंग के लिए, कि किस तरीके से काम करना है उसके बारे में इनको पता हो, जितने भी यहाँ पर डिजिटल लैंडिंग इंस्टीट्यूट है, कंपनीज है। दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि आरबीआई यहाँ पर एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो डेवलप करे, इनको एक दायरे में बांधा जाए कि इससे बाहर नहीं जाना है। ओके, और तीसरा यहाँ पर बात करें कि आरबीआई जो है ना यहाँ पर बैंक्स और जो एनपीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, उनको यहाँ पर डायरेक्शन दे कि यहाँ पर वो रिपोर्ट करें कि जिस तरीके का भी बिजनेस वहां पर हो रहा है किसी भी अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म के तहत, ओके, तो इसके बारे में उनको रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा जो एक सेंट्रलाइज कलेक्शन मैकेनिज्म बनाने की बात कर रहे हैं, और लास्ट में बात करें कि जो भी यहाँ पर चार्जेस कस्टमर से लिए जाते हैं ना, मतलब जिस तरीके से भी यहाँ पर कस्टमर से आप चार्जेस ले रहे हो, तो यहाँ पर उनका डिस्क्लोजर करना होगा, अपफ्रंट डिस्क्लोजर उसका होना चाहिए सबके सामने। और आगे जो न्यूज़ है वो है इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि जो भी बेनामी प्रॉपर्टी, जिनकी भी यहाँ पर बेनामी प्रॉपर्टी के तहत डीलिंग होती है ना, तो उसको भी अभी जो टैक्स डिपार्टमेंट वो अभी जो है उसकी पड़ताल कर रहा है। और इसी के चलते यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ नोटिस जो है यहाँ पर इशू कर दिए गए हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स को। तो यहाँ पर उनको बताना होगा जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर जो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है किसी भी फेक नाम के ऊपर, किसी भी इलीगल यहाँ पर माध्यम के तहत, ओके, अभी जो यहाँ पर जो नोटिस इशू किया गया है, तो उसके तहत यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज जो है जिनके ऊपर नजर बनाई गई है टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो सबसे पहली यहाँ पर बात करें प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज बाउट अंडर फेक और डिफरेंट नेम, अगर किसी जाली नेम से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, ओके, और इसके तरीके आप उसको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करें, तो उसके ऊपर यहाँ पर पड़ताल बैठाई जाएगी। दूसरा यहाँ पर बात करें कि जो प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर किसी इलीगल मनी को यूज करके, जैसे काला धन जिसको बोलते हैं, उसको यूज करके अगर आपने खरीदी है, तो उसकी यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है क्वेश्चन उठा दिया गया है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पर कोई भी जो है ना यहाँ पर रियल एस्टेट के एसेट में जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, ओके, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें। इसके अलावा कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रही है ब्लैक मनी की, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कुछ तरीके हैं, कुछ कैटेगरी जिसके तहत यहाँ पर जो इनकी सिक्योरिटी है, जो पड़ताल है, उसको और बढ़ा दिया गया टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और इसके अलावा एक और बात यहाँ पर की जा रही है कि जो हमारा आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो अभी जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है ना, तो वहां पर अगर वो कोई फार्म लैंड अगर वो ऑन कर रहे हैं, अगर काफी बड़े पैमाने पर उनके पास कोई यहाँ पर एग्रीकल्चरल जमीन है, ओके,
तो वो भी उन्होंने यहाँ पर खरीदी है किसे, वाया डमी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि सिर्फ किसी बंदे को फेक नाम के तौर पर खड़ा कर दी, तो उसके ऊपर भी अभी पड़ताल बैठेगी। और इसके अलावा अगर किसी शेल कंपनी के द्वारा अगर आपने कोई यहाँ पर फार्म लैंड खरीदी है, तो शेल कंपनी क्या होती है, जो मतलब कि सिर्फ कागजों में होती है, इसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है शेल कंपनी में, लेकिन इसका यहाँ पर ना तो कोई ऑफिस होता है, ना ही इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट होती है, ना कोई एम्प्लॉय होता है। ओके, तो इस तरीके से अगर कोई भी यहाँ पर फार्म लैंड एक्वायर की, तो उसके ऊपर भी पड़ताल जो भी बैठा दी गई है। और आगे जो न्यूज़ है वो भी सेम पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि वैक्सीन जो है ना वो कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से नए केसेस निकल कर आ रहे हैं, अनसर्टेनिटीज निकल कर आ रही है, तो उस तरीके से इकोनॉमीज के ऊपर अभी ना क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि जिस तरीके से प्रोडिक्शंस लगाई जा रही है, क्या उस मायने में आगे बढ़ पाएंगी इकोनॉमीज। ओके, तो इसके अलावा बात करें कि जो स्लो प्रोग्रेस देखने को मिल रही है वैक्सीनेशन ड्राइव्स में, बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहां पर अभी भी सही तरीके से जो आउटब्रेक्स निकल कर आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन वहां पर अच्छे से हो नहीं पा रही है। तो यहाँ पर ऐसा अगर सिनेरियो रहा, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी जो है वो, अनिश्चितता जो है वो पैदा हो जाएगी इकोनॉमिक रिकवरी के मामले में। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे जो रिकवरी ऐसे इस तरीके से अगर निकल कर आती भी है, तो यहाँ पर हम जो है के शेप रिकवरी की ओर जो है मूव करेंगे। ओके, और यहाँ पर बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज है जिन्होंने यहाँ पर कहा है कि अभी पैंडेमिक के बाद जब 2021 में कुछ ना कुछ यहाँ पर क्रेडिट रिस्क अभी देखने को मिलेगा, थोड़ा कम होगा और थोड़ा इकोनॉमिक रिकवरी भी होगी। तो के शेप रिकवरी का मतलब क्या होता है, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं के शेप रिकवरी, तो इसका मतलब होता है कि एक भारत है, उसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं, कुछ सेक्टर जो है वो अभी रिकवर कर गए हैं। ओके, पैंडेमिक के बाद अच्छे खासा उनका यहाँ पर आउटपुट निकल कर आना शुरू हो गया है। कुछ सेक्टर्स अभी डिले पर हैं, कुछ सेक्टर्स अभी पूरी तरह से बंद हैं। मतलब कि अलग अलग दायरों में, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है। तो ऐसी जब रिकवरी होती है, तो उसको हम यहाँ पर के शेप रिकवरी बोलते हैं। और आगे न्यूज़ है कंपनीज वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करेंगे जो स्विस केमिकल है, जिसका नाम है क्लेरियंट एजी। ओके, तो यहाँ पर एक कंपनी है स्विस केमिकल्स की, जो कि अभी एक नया जॉइंट वेंचर जो बनाने जा रही है भारतीय फैमिली प्रमोटर, जिसका नाम है इंडिया ग्लाइकोल्स, इनके साथ। ओके, तो 51:49% से यहाँ पर ये जॉइंट वेंचर बनेगा। ओके, मेजोरिटी स्टेक अभी क्लेरियंट एजी के पास रहेगा। तो ये आने वाले समय में मैन्युफैक्चर करेंगे मार्केट रीनेबल इथिलीन ऑक्साइड, ओके, जिसको ईओ बोल रहे हैं। तो इसके इससे बने हुए प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो है जो क्लैरियंट एजी कंपनी है, ये फार्मास्यूटिकल यहाँ पर फार्मास्यूटिकल एरियाज में यहाँ पे काम कर रही है, दवाइयां बनाने के काम पे एरिया में काम करती है। और इसके अलावा जो ये जेबी जो लेड की जाएगी, ये यूएस भारतीय प्रमोटर है इंडिया ग्लाइकोल्स के, उनके द्वारा। और इंडिया ग्लाइकोल्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी रिन्यूएबल बायो ईओ डेरिवेटिव बिजनेस टू द जेबी। और इसी के साथ यहाँ पर क्लैरियंट जो है यहाँ पर कैश पेमेंट भी करेंगे टू अटेन 51% स्टेक इन द जेबी जॉइंट वेंचर। तो जो क्लेरेंट है, तो यहाँ पर इसके अलावा कंट्रीब्यूट करेंगे लोकल इंडस्ट्री को, जो कंज्यूमर स्पेशलिटीज बिजनेस है उसको इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश और नेपाल में। और आगे जो न्यूज है वो है डिसरप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो इंडियन क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूब क्रिएटर हैं, तो यहाँ पर ना जो यूट्यूब है उसने एक यूएस ड्यूटी लगाई है, एक तरह का टैक्स लगा दिया है यूट्यूब क्रिएटर्स के ऊपर, जो भी उनकी इनकम आती है उसके ऊपर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इंडियन यूट्यूबर क्रिएटर्स हैं उनको यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जो जितना भी यहाँ पर टैक्स लगेगा, ये उस हिसाब से लगेगा, अगर आप कोई भी, अगर आपकी कोई आपका जैसे वीडियो है, अगर उसके व्यूज यूएस में हुए हैं, तो यूएस में अगर व्यूज होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है जितनी अर्निंग आपकी यूएस से हो रही होगी, तो उससे आपको उसकी उसी इनकम के ऊपर जो है आपका टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है नया टैक्स प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर, तो नया यहाँ पर टैक्स प्रोविजन जो है यहाँ पर जो गूगल के द्वारा ऑन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इसके द्वारा लाया गया है। और आगे भी सेम ऐसे न्यूज है, तो यहाँ पर गूगल पे है, तो गूगल पे अभी बहुत जल्दी जो इंडियन यूजर्स है ना उनको यहाँ पर एक प्रोविजन दे देगा, अलाउ कर देगा कि जितना भी उनका ट्रांजैक्शन डाटा है उसको वो डिलीट कर सकें। ओके, तो यहाँ पर अभी 853 मिलियन यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है गूगल पे के ऊपर हो चुकी हैं जनवरी 2021 तक। इतने बड़े बड़े पैमाने पर जो है लोग अभी गूगल पे को यूज कर रहे हैं, अपनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका डाटा जो है ना वो डिलीट नहीं हो पाता था। तो अभी इस डाटे की डिलीट करने की भी जो यहाँ पर परमिशन है वो भी जल्दी से जल्दी जो है अभी दे दी जाएगी इंडियन यूजर्स को। और आगे जो तो यहाँ पर बात करेंगे जो फिनटेक कंपनीज हैं, जो फाइनेंस के मामले में यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करती हैं, तो ऐसी जो कंपनीज हैं, तो यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग यहाँ पर टेक्नोलॉजी ये सेक्टर जो है माना गया है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर बात करें कि जो यहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है टॉप 10 फर्म्स के द्वारा, तो यहाँ पर ये 21 करोड़ से यहाँ पर शुरू करके अभी ये 400 करोड़ तक यहाँ पर ये अभी पहुंच चुके हैं। तो 2018 से 2020 तक की बात कर रहे हैं। तो 20 गुना यहाँ पर मुनाफा जो है अभी इनको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और इसके अलावा ये टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले में बात करें रूपी फिनटेक, ओके, फिर बाद में कामडन टाउन टेक्नोलॉजीज, उसी के चलते यहाँ पर इसी के चलते 10 कंपनीज की यहाँ पर लिस्ट बताई गई है, जिसको कि कहा जा रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सेक्टर है। और आगे न्यूज है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने यहाँ पर
क्लियर कर दिया जो जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा जो यहाँ पर बनाई गई वैक्सीन है उसको भी यहाँ पर जो है अभी लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो J&J वैक्सीन है ना, ये एक सिंगल शॉट वैक्सीन है। ओके, एक ही बार में जो इसका शॉट लगेगा, एक ही बार वैक्सीन लगेगी, यहाँ पर बार बार डोजेस देने की इसकी जरूरत नहीं है। तो ये चौथी यहाँ पर जो है जैब बन चुकी है, चौथी वैक्सीन बन चुकी है यू के लिए। पहले यहाँ पर तीन कौन कौन सी है, पहली है Pfizer, दूसरी है एस्ट्राजेनेका, तीसरी है मॉडर्ना। ओके, अभी चौथी ये जुड़ की है जो जॉनसन एंड जॉनसन की यहाँ पर सिंगल शॉट जो कोरोना वायरस वैक्सीन है ये। और आगे जो न्यूज तो यहाँ पर बात करें कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है ना, तो उसने अभी एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर ना फ्रीडम जोन बनाया जाएगा फॉर एलजीबीटी कम्युनिटी। पूरा यूरोप जो है ना एक तरीके से वो फ्रीडम जोन होगा, मतलब कि जो एलजीबीटी जो कम्युनिटी होती है उसके बारे में, तो मतलब उनको किसी तरीके की परेशानियां जो है वो अभी देखने को नहीं मिलेंगी आने वाले समय में। तो ऐसा क्यों किया गया? अभी हाल ही में पोलैंड में एक होमोफोबिया यहाँ पर देखने को मिला इन्हीं एलजीबीटी कम्युनिटी के प्रति। ओके, यहाँ पर जो मतलब निकल कर आता है एलजीबीटी का, इसका मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। तो ये सभी कैटेगरी के जितने भी लोग होते हैं उनको सबको इकट्ठा करके यहाँ पर हम एलजीबीटी जो है नाम दे देते हैं। तो ऐसे लोग लोग भी यहाँ पर पाए जाते हैं दुनिया में। ओके, काफी जो है यूरोप में यहाँ पर ऐसे आपको लोग देखने को मिलेंगे। ओके, जो जिनको आप कह सकते हैं कि कोई जो यहाँ पर बायलेटरल रिलेशन भी रखते हैं, कहने का मतलब है बायसेक्सुअल रिलेशन भी कई कईयों का होता है। ओके, सेम जेंडर जो है शादी कर लेते हैं आपस में। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है सिनेरियो है यूरोपियन नेशंस में। तो यहाँ पर इनको अभी खुली आजादी दे दी गई है यूरोप में, मतलब इनको कोई तंग परेशान नहीं करेगा ऐसी कम्युनिटी को। और आगे जो न्यूज तो यहाँ पर बात करें, जो वॉरेन बफेट है तो वो भी जो है छठे जो है अमीर आदमी बन गए हैं पूरी दुनिया के। तो यहाँ पर वो भी जो है $100 बिलियन के क्लब में शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स जारी किया गया है वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पर जो वॉरेन बफेट है अभी यहाँ पर उनकी भी यहाँ पर जो दौलत है वो $100 बिलियन की हो चुकी है। तो इसी लिस्ट में जेफ बेजोस भी शामिल है, एलॉन मस्क भी शामिल है और यहाँ पर बिल गेट्स भी यहाँ पर शामिल है। तो इनकी जो उम्र हो चुकी है वो 90 के पार ही इनकी उम्र हो चुकी है। और अभी वक्त है शीशे के सामने जाने का। तो फर्स्ट वर्ड है एवोकेशन, जिसका मतलब आवाहन। दूसरा वर्ड है अबेर्स, उसका मतलब है महंत। तीसरा वर्ड है एब्डिकेट, जिसका मतलब है त्याग। इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार शीशे के सामने खड़े हो, अपनी यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है उसको सही करें। और अभी बारी है इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने की। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रॉड बेस्ड फंड। ओके, तो ये ब्रॉड बेस्ड फंड क्या होता है? तो ये वो फंड होता है जो कि भारत के बाहर जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है, बनाया जाता है। ओके, तो जहां पर एटलीस्ट जो है 20 इन्वेस्टर जो है यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर कोई भी ऐसा सिंगल इंडिविजुअल इन्वेस्टर यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके जो कि यहाँ पर 49% से ज्यादा स्टेक जो है, शेयर जो है उस फंड में रखे। ओके, और यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें कि जो ब्रॉड बेस्ड फंड, अगर उनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ओके, तभी जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फंड जो है उसके पास 20 इन्वेस्टर जो है वो होने चाहिए, जहाँ पर इससे यहाँ पर कम नहीं हो सकते। ओके, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और आगे जो बात की जा रही है ब्रॉड बेस्ड यहाँ पर फंड के बारे में, तो यहाँ पर जो बात की गई है, सिंपल कहने का मतलब कि अगर किसी ब्रॉड बेस्ड फंड के पास कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं तो यहाँ पर 20 इन्वेस्टर्स की उनको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ओके, और इसके अलावा अगर खुद के यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो यहाँ पर वो भी अगर 49% से शेयर ज्यादा होल्ड करता है किसी फंड में, तो उस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के फंड को भी आप कह सकते हो कि ब्रॉड बेस्ड फंड है। और भारत के क्षेत्र में अगर हम बात करें कि कोई भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, ओके, इन द बिहाफ ऑफ ब्रॉड बेस्ड फंड, तो यहाँ पर जो जो एलिजिबल है, जितने भी यहाँ पर फॉरेन यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो इंडिविजुअल है यहाँ पर जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो पहले नंबर पे है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दूसरी है इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड एडवाइजर, तीसरा है इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज मैनेजर है, चौथा है ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट एंड पांचवा है बैंक। ओके, जहां पर ये ब्रॉड बेस्ड फंड के थ्रू जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो कैसा लगा आपको आर्टिकल, कैसी लगी डिस्कशन? तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करें, अपनी फीडबैक जरूर दें। ओके, और लाइक करें चैनल को, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और लेक्चर जब भी आप सुनते हो तो मुझे फीडबैक में आप कमेंट में आंसर जरूर दें। जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बारे में जैसे आप आंसर देना शुरू करेंगे उतनी आपकी रिवीजन होगी, उतने आपकी पकड़ जो है ना इकोनॉमी में, भारतीय इकोनॉमी में बनती जाएगी। तो यही मेरे यहाँ पर प्रयास रहता है कि भारतीय इकोनॉमी के बारे में अच्छा खासा जो है यहाँ पर डेवलपमेंट की जाए, आपकी साइंटिफिक टेम्पर जो है ना वो बढ़ाया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए, धन्यवाद।